हेलो एवरीवन, मैं मेहुल सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द ब्राइटर्स पे। तो आज का हमारा जो वीडियो है डिप्लोमा सेमेस्टर 1 के अंदर अभ्यास करते सभी बच्चों के लिए है, क्योंकि ये जो वीडियो है आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पर है और इसमें मैंने कवर किए हैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस कि जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और ये वीडियो मैं हिंदी में इसीलिए बना रहा हूं ताकि गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों को समझ में आए, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको लास्ट तक देखना है और मैक्सिमम शेयर करना है। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देख लिया, आपने सभी जो मैंने न्यूमेरिकल्स यहाँ पे करवाए वो समझ लिए और जो भी यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल्स करने वाला हूँ उसके जैसे ही सेम टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आपको होमवर्क में दूंगा। तो मैंने जो यहाँ पे एग्जाम्पल करवाया है और आपको जो खुद से करने हैं, अगर ये सभी आपने कर लिए तो ये मेरी गारंटी है कि आप सभी मैथमेटिक्स के अंदर आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखना है। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है। और सभी को बता दूं कि हमारी एक टेलीग्राम पे एक चैनल भी चल रही है जहां पे जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं या फिर सर्कुलर रहते हैं सभी मैं पीडीएफ में अवेलेबल करता हूं। तो जो लोग अभी तक ज्वाइन ना हुए टेलीग्राम पर वो डिस्क्रिप्शन में देख ले, वहां पर मैंने लिंक डाल दी है, तो वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे वन शॉट रिवीजन है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा क्योंकि मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक सभी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स यहाँ पे ऐड किए हैं। तो ज्यादा बोर मत होना, क्योंकि मैं एग्जांपल आप उसी तरह से समझाऊंगा कि आपको समझ में आएगा और आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल हमने लिखा है कि एक डिटरमिनेंट है जिसकी वैल्यू 30 दी गई है। ગુજરાતીમાં કહું તો અહીંયા એક નિશ્ચાયક છે કે જેનું કિંમત આપણને 30 આપેલી છે અને અહીંયા એક x છે જેની વેલ્યू આપણે फाइंड करवानी છે। ओके, तो सबसे पहले बता दूं कि मैंने मैथमेटिक्स का पूरा जो सिलेबस हमारा चैप्टर 1 से लेकर 5 तक है सभी के वीडियोस मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल दिए गए हैं। और अभी एग्जाम का टाइम है तो कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि पहले से लेकर 5वें चैप्टर तक मैं अगर वीडियो देखने गया तो मेरी तैयारी अधूरी रहेगी, टाइम कम रहेगा। इसलिए तो इस वीडियो में मैंने सभी टाइप्स के जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो सभी यहाँ पे कवर किए हैं। ठीक है, जिसने मेरे पहले वीडियो देखे होंगे उसको तो शायद ये न्यूमेरिकल आता भी होगा, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए मैं यहाँ पे फिर से एक बार करवाता हूँ। और ये जो एग्जाम्पल है उसी सेम टाइप का एक एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा, तो वो आपको करना है और उसका आंसर आपको टेलीग्राम में मुझे फोटो भेज के देना है, तो मैं चेक भी कर लूंगा सही है या गलत। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे एक निश्चय मतलब कि डिटरमिनेंट दिया गया है, उसकी वैल्यू भी दी गई है 30, तो हमें x जो अननोन है वो फाइंड करना है। ओके चलो, तो सबसे पहले हम पहली रो से मतलब कि R1 से हम यहाँ पे एक्सपांड यानी कि विस्तरण करते हैं। तो पहले जो x होता है उसे प्लस की साइन दी जाती है, उसके साथ में एक 2/2 का डिटरमिनेंट आएगा, उसके बाद 2 को माइनस की वैल्यू दी जाती है और उसके साथ आएगा 2/2 का डिटरमिनेंट और उसके बाद जो 3 है उसको प्लस की साइन दी जाती है, उसके साथ भी आएगा 2/2 का डिटरमिनेंट। और यहाँ पे आंसर दिया गया है 30, तो यहाँ पे 30 लिखना है। ओके चलो, x के साथ क्या आएगा तो सबको पता भी होगा कि x के साथ जो हमें एलिमेंट लिखने हैं वो आएगी x की रो, और कॉलम को अगर हम छिपा दे तो जो रहते हैं वो, तो यहाँ पे आएगा 0 7 1 2। ओके चलो, उसी तरह से 2 के साथ आएगा 5 7 3 2 और उसी सेम तरह से 3 के साथ आएगा 5 0 3 1। अब जो यहाँ पे 2/2 का डिटरमिनेंट आ गया है मतलब कि બે કક્ષાનો જે નિશ્ચયક અહીંયા આવી ગયો છે એને આપણે કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરીએ છીએ, તો x એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે અહીંયા अंदर हमें करना है यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को, यहाँ 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 हो गया, 7 1 जा 7। ओके, कैलसी आप अलाउ है तो कैलसी से कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके चलो, 5 2 जा 10 हो जाएगा और 7 3 जा 21, उसके बाद 3 के साथ है 5 1 जा 5 और 0 इंटू 3 यानी कि 0 इज इक्वल टू 30 लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जो हम स्टेप करेंगे उसके अंदर यहाँ पे जो ब्रैकेट है उसका सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक है, किसी को तो आता ही होगा कि वो खुद से कर लेंगे, लेकिन मैं बोलता हूं कि एग्जाम्पल ये 3 मार्क में आएगा तो रिस्क नहीं लेना है। कैलसी अलाउ है तो कैलसी की मदद से ही चेक करना है। ओके चलो, 0 में से 7 गया तो -7 हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 21 जाएगा -11 और 5 में से 0 गया तो 5 इज इक्वल टू 30 यहाँ पे लिखना है। ओके चलो, उसके बाद यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला हो जाएगा -7 माइनस माइनस प्लस 11 2 जा 22 और 3 5 जा 15 इज इक्वल टू
30। चलो ये मिला के हो जाएगा 37, ओके, प्लस 37 इज इक्वल टू 30 दिया गया है। ये प्लस 37 को अगर हम उस तरफ ले जाएंगे तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, प्लस 37 हो जाएगा माइनस 37। 30 में से अगर 37 गया तो -7 आएगा, और यहाँ पे जो -7 है वो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो वहां पे जाएगा तो डिवीजन में जाएगा। ગુજરાતીમાં કહું તો અહીંયા x જોડે -7 ગુણાકારમાં છે અને પેલી બાજુ લઈ જઈએ તો ભાગાકારમાં જાય તો -7 ભાગ્યા -7 यानी कि हम डिवीजन अगर करते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारा 1। तो इसी तरह के ये एग्जांपल करने हैं जिसमें एक अननोन वैल्यू हमें दी जाएगी, x लिखेंगे या तो फिर a लिखेंगे, कोई भी अननोन वैल्यू दी गई हो जो हमें फाइंड करनी है और डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें दी गई होगी। ठीक है, तो इसी तरह से एग्जांपल करना है। ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए होमवर्क में जो दूंगा वो भी करना है आपको। चलो दूसरे टाइप के एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे फंक्शंस यानी कि विधेय, गुजराती में विधेय ने आधारित है। क्या दिया गया है यहाँ पे, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स अपॉन b प्लस ए एक्स देन प्रूव, એટલે કે સાબિત કરવાનું છે। યા શું સાબિત કરવાનું છે, f of x into f of 1 by x is equal to 1 हमें प्रूव करना है इधर। चलो ये टाइप के एग्जांपल कैसे करना है, तो सबसे पहले जो दिया गया हो इसे इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे कि हियर, ગુજરાતીમાં આવી રીતે લખીશું કે અહીંયા f of x is equal to a plus bx upon b plus ax। ओके, चलो क्या प्रूव करना है, हमें क्या साबित करना है यहाँ पे कि f of x का मल्टीप्लीकेशन अगर f of 1 by x से करे तो आंसर 1 आना चाहिए, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो f of x जो प्रूव करना है वो तो हमें दिया गया है, लेकिन क्या नहीं है हमारे पास f of 1 by x, तो वो हमें फाइंड करना है। चलो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो f of 1 by x अगर हमें फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो x है उसे रिप्लेस करते हैं किससे, 1 by x से। तो यहाँ पे भी जो दो जगह पे x दिया गया है वहां पे भी हमें लिखना है 1 upon x। चलो नीचे भी इसी तरह से b प्लस a इंटू 1 upon x। क्लियर है, जहां पे x है उसकी जगह सिर्फ 1 by x लिख देना है। चलो ठीक है, यहाँ पे b 1 जा b हो जाएगा तो ये टर्म इस तरह से होगी a प्लस b अपॉन x और नीचे b प्लस a अपॉन x। चलो यहाँ पे तो हम अगर एडिशन करना हो तो एलसीएम निकालेंगे तो ये ax यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ax प्लस b और एलसीएम आ जाएगा x और नीचे उसी तरह से bx प्लस a अपॉन हो जाएगा x। चलो ये x x कट हो जाएगा तो हमारी f of 1 by x की वैल्यू देखो आ गई है। f of 1 by x इज इक्वल टू, ऊपर रहा है ax प्लस b, ठीक है, और नीचे बचा है यहाँ पे bx प्लस a। चलो f of 1 by x तो हमारे पास था, f of 1 by x हमने फाइंड कर लिया तो दोनों वैल्यू हमारे पास हो गई है। अब हमें जो प्रूव करना है वहां पे इन दोनों के बीच है मल्टीप्लिकेशन, જે સાબિત કરવાનું છે એમાં અહીંયા બંને કિંમતોનો ગુણાકાર કરવાનો છે। ઓકે, ચલો અહીંયા આપણે એનું મલ્ટીપ્લિકેશન બી કરી લઈએ। ઓકે, चलो અહીંયા હવે LHS એવું લખીશું આપણે અહીંયા। तो सबसे पहले LHS की वैल्यू लिखते हैं, तो LHS में है f of x इंटू f of 1 by x। चलो f of x हमारे पास था, उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ a प्लस बी एक्स अपॉन b प्लस ए एक्स, मल्टीप्लाई करना है तो इंटू f of 1 by x की वैल्यू लिखनी है ax प्लस b अपॉन bx प्लस a। ओके, चलो bx प्लस a। अब देखो यहाँ पे bx प्लस a है, यहाँ पे भी bx प्लस है, सिर्फ ऑर्डर चेंज है, मतलब कि क्रम में नहीं है, लेकिन एडिशन है तो चलेगा। bx प्लस है और bx प्लस है कट हो गया, उसी तरह से ax प्लस b कट हो गया, दोनों मल्टीप्लिकेशन में सभी कट हो गए तो आंसर कितना आ गया 1, तो वही तो हमें लाना था, तो यहाँ पे प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये हमने साबित कर दिया। बहुत ही इजी एग्जांपल है, फंक्शन में काफी बच्चों को दिक्कत आती है, लेकिन मैं बता दूं सबसे इजी टॉपिक है और फंक्शन में से आई थिंक 2 एग्जांपल आपको पूछे जाएंगे। एक इसी तरह का बेसिक होगा और दूसरा होगा जो फंक्शन हमें लॉग में दिया गया हो। एक एग्जांपल मैंने ऐसा भी ऐड किया और होमवर्क में भी मैं आपको दोनों टाइप के एग्जांपल दूंगा, तो आपको दोनों सॉल्व करने हैं। चलो लॉग वाला है तो यहाँ पे क्या दिया गया है, सबसे पहले मेथड नहीं हमें चेंज करनी है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि हियर f of x इज इक्वल टू log of 1 plus x upon 1 minus x। ओके, चलो ये हमारा फंक्शन है, हमें जो फाइंड करना है उसमें एक और वैल्यू हमें चाहिए, फंक्शन ऑफ माइनस एक्स। भाई f of x તો આપણને આપેલો જ હતો, પણ જે સાબિત કરવાનું છે એમાં બીજી એક વેલ્યુ भी જોઈએ છે f of माइनस x ની। तो यहाँ पे देखो x की जगह क्या रिप्लेस होगा, माइनस x होगा, तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे
कि देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, जहां जहां एक्स होगा वहां पे मैं माइनस एक्स लिखूंगा। देखो इस तरह से ब्रैकेट करके लिखता हूं क्योंकि साइन चेंज होगी। जैसे यहाँ पे x था तो मैं माइनस एक्स कर दिया, यहाँ पे भी x था माइनस एक्स कर दिया। अब हमें पता है कि प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और नीचे जो माइनस माइनस है वो हो जाएगा प्लस। तो ये वैल्यू हमें मिल गई किसकी, एफ ऑफ माइनस एक्स की। चलो ये हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स, ये हमारे पास था एफ ऑफ एक्स। क्या प्रूव करना है, तो जो प्रूव करना है उसकी एलएचएस ले ले, कि प्रूव करना है एफ ऑफ एक्स का एडिशन एफ ऑफ माइनस एक्स के साथ। चलो एफ ऑफ एक्स था हमारे पास, उसकी वैल्यू लिखते हैं लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। उसके साथ ऐड करना है एफ ऑफ माइनस एक्स जो हमने फाइंड किया था, ऊपर 1 माइनस एक्स नीचे 1 प्लस एक्स। चलो यहाँ पे दो लॉग वाली टर्म हो गई, बीच में दिया गया है प्लस। तो लॉगरिथम वाला जो चैप्टर था उसमें हमने 4 फॉर्मूलाज भी याद की है। क्या क्या फॉर्मूला थी यहाँ पे फिर से आपको बता दूं। जो पहली फॉर्मूला थी उसमें ऐसा था कि दो लॉग वाली टर्म हो और बीच में प्लस हो तो क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। दूसरी वाली जो फॉर्मूला थी उसमें दो लॉग वाली टर्म के बीच में अगर जो माइनस हो तो वहां पे डिवीजन होता है। ગુજરાતીમાં એવું કહીએ બે લોગ વાળા પદ વચ્ચે પ્લસ હોય તો ગુણાકાર થાય અને બે લોગ वाला पद वच्चे बादबाकी हो तो भागाकार था। ओके चलो यहाँ पे देखो दो लॉग वाली टर्म है, बीच में कौन सी साइन है, प्लस है, तो क्या हो जाएगा भाई, मल्टीप्लीकेशन हो जाए तो एक ही लॉग लगते हैं। और यहाँ पे 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू क्या करना है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। फिर से एक बार देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स, नीचे भी 1 प्लस एक्स, दोनों कट हो जाएगा और 1 माइनस एक्स भी कट हो गया। मल्टीप्लीकेशन में था सभी कट हो गए, क्या बचा तो कि 1 बच गया। ठीक है तो log 1 हो गया। और log वाले चैप्टर में भी मैंने एक फॉर्मूला लिखवाई थी इस तरह से कि log 1 की वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 0 आती है। तो log 1 हो गया हमारा 0 जो कि हमारी है RHS। तो ये भी हो गया भाई प्रूफ। ठीक है ये भी हमने साबित कर दिया कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ओके इजी टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। अगर ना आया हो तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लो, 2 बार अगर समझ लोगे तो आपको निश्चित ही पक्का हो जाएगा कि समझ में आ गया है। चलो ठीक है उसके बाद जो है वो भी लॉग का है। इसमें दिया गया है 1 अपन लॉग 60 बेस 12 प्लस 1 अपन लॉग 60 बेस 15 प्लस 1 अपन लॉग 60 बेस 20 इज इक्वल टू 2। और बता दूं कि यहाँ पे जो मैं एग्जांपल लिखता हूं और मैंने शुरुआत में बताया कि ये मोस्ट आईएमपी है, तो कोई इस तरह से ना जाए कि यही एग्जांपल आएगा एग्जाम के अंदर, लेकिन इस टाइप का आ सकता है। ठीक है और इस टाइप के मैं एग्जांपल आपको देने वाला हूं, तो आपको दोनों करना है। कोई ये वीडियो को ही पेपर मान के ना चला जाए कि यही पूछाने वाला है, लेकिन उस तरह से नहीं है। आपको सिर्फ टाइप सीख लेनी है और उस टाइप का एक दो एग्जाम्पल कर लेना है। तो अगर यहाँ पे डिजिट्स भी आपको चेंज करके दिया जाएगा तो आपको वो आ जाएगा। चलो यहाँ पे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको मतलब इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में आपको लॉग की 2 फॉर्मूला आपको बता दी कि 2 लॉग के बीच में प्लस हो तो मल्टीप्लीकेशन होता है, 2 लॉग के बीच में माइनस हो तो डिवीजन होता है। तीसरी एक फॉर्मूला पावर की थी और चौथी जो फॉर्मूला थी वो थी बेस चेंजिंग वाली। ठीक है तो यहाँ पे आपको दिखा दूं वो फॉर्मूला कैसी थी। तो लॉग एक्स बेस वाई दिया गया हो अगर और हमें बेस चेंज करता हो तो ऊपर log x और नीचे log y लिख सकते हैं। क्लियर, तो वही वाली जो फॉर्मूला है यहाँ पे हमें लगानी है। और वो कैसे समझ में आया, तो यहाँ पे देखो सभी के बेस जो है वो डिफरेंस। ठीक है किसी को ये दिक्कत आती होगी कि सर हमको फॉर्मूला तो याद रह गए लेकिन कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है वो समझ में नहीं आता। ठीक है तो आगे वाला जो एग्जाम्पल था वहां पे तो क्लियर था कि यहाँ पे 2 लॉग थे बीच में प्लस थे, तो यही फॉर्मूला लगेगी कि 2 लॉग में अगर जो प्लस आता है तो फिर वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है और जैसे यहाँ पे देखो लॉग वाली 3 टर्म है लेकिन तीनों में बेस जो है वो डिफरेंट है, तो यहाँ पे हमारी जो फॉर्मूला नंबर 4 है बेस चेंजिंग वाली वही हमें लगानी है। चलो यहाँ भी प्रूव करना है तो सबसे पहले एलएचएस लिख लेते हैं। तो एलएचएस में है 1 अपन लॉग 60 बेस 12 प्लस 1 अपन log 60 बेस 15 प्लस 1 अपन log 60 बेस 20। ओके चलो बेस चेंजिंग वाली फॉर्मूला जो हमें लगानी है वो इस तरह से लगेगी कि ऊपर हमें लिखना है log 60 और नीचे लिखना है log 12। ठीक है बेस सेम है इसलिए नहीं लिखते कौन सा है, यहाँ पे लिखेंगे log 60 अपॉन log 15। क्लियर और लास्ट में जो है वहां पे है 1 अपन log 60 अपॉन log
20। चलो ठीक है। और हमें पता है कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो रहता है वो ન્યુમેરેટર में जाता है। ગુજરાતીમાં આપણે એવું કહીએ છીએ કે છેદનો છેદ ક્યાં જાય? અંશમાં જાય। તો અહીંયા देखो जरा log 12 कहीं जैसे ऊपर जैसे तो અહીંયા એવું લખાશે log 12 upon log 60। ઓકે, બીજી ટર્મમાં લખાશે અહીંયા log 15 upon log 60 અને ત્રીજી ટર્મમાં લખાશે log 20 upon log 60। चलो अब तो ऐसा हो गया है कि तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, बधानो छेद सरखो है, खाली करवाना अंश ने भेगा। तो न्यूमरेटर को हम जोड़ लेते हैं। तो पहला log 12 फिर log 15 प्लस log 20। चलो फिर भी एक बार ऐसा हो गया कि log वाली टर्म है और बीच में कौन सी साइन है? प्लस। तो log वाला पद में वच्चे प्लस आए तो हूँ करवानो मल्टीप्लिकेशन करवानो एटले के करवानो गुणाकार। ओके, चलो हवे अहींया मल्टीप्लिकेशन करिए तो कई रीते थशे? तो इज इक्वल टू मल्टीप्लाय करिए આપણે અહીંયા तो नीचे જે log 16 છે એને એઝ ઇટ ઇઝ રહેવા દો। અહીંયા મલ્ટીપ્લાય કરવાનું છે તો log એઝ ઇટ ઇઝ મલ્ટીપ્લાય કરીએ 12 into 15 into 20। ओके, चलो ये हो गया हमारा 300 into 12 यानी થઈ गया 3600। ओके, चलो log 3600 अपॉन आ गया है log 60। अब आंसर जो हमें लाना है वो है आंसर 2, यानी कि आंसर में हमारी आरएचएस में लॉग वाली टर्म ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है, मतलब कि यहाँ पे हमें लॉग वाली टर्म रिमूव करनी है और आंसर कितना लाना है? 2 लाना है। अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें जो यहाँ पे 60 है डिनोमिनेटर में, यानी कि छेद में जो 60 है एनो वर्ग यानी कि उसका स्क्वायर ऊपर है 3600। तो जो यहाँ पे ऊपर वाली टर्म है 3600 उसकी जगह यहाँ पे लिखता हूं मैं 3600 है, उसकी जगह मैं लिख सकता हूं 60 का स्क्वायर है और नीचे जो है वो हो गया log 60। अब काफी बच्चे यहाँ पे एक्साइट हो गए ये भी कर सकते हैं कि log 60 का 2 हो गया आंसर, लेकिन ये नहीं करना है। उसके अलावा भी एक फॉर्मूला है हमारी log की, मैंने बोला जिस तरह से log की थर्ड नंबर की फॉर्मूला थी पावर वाली, तो पावर वाली फॉर्मूला उस तरह से है कि पावर यानी कि घात जो है वो आगे आती है, तो यहाँ पे घात हम आगे ले आए तो ये हो जाएगा 2 log 60 अपॉन log 60। इसके बाद हमें उड़ाना है log 60 यानी कि हो गया आंसर 2 और वो हमारी आ गई आरएचएस। तो ये भी हो गया प्रूव। क्लियर? गुजराती में कही दो फरी एक बार। अहींया એવું હતું કે 3600 આયા હતા કે જે 3600 છે 60 નો વર્ગ છે, તો આપણે 3600 ની જગ્યાએ 60 નો વર્ગ લઈએ અને log નો ત્રીજો નિયમ જે ઘાતનો નિયમ હતો કે જેમાં ઘાત આગળ આવે તો અહીંયા આપણે ઘાત આગળ લઈ આવીએ 2, તો log 60 કટ થઈ ગયા, 2 જે આપણી આરએચએસ હતી એ આવી ગઈ। ક્લિયર? તો આ log ની એક ટાઈપ હતી કે જેનો એક આ એક્ઝામ્પલ હતો। ચલો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે જેમાં એવું આવેલું છે કે if log x plus y by 2 is equal to 1/2 log x plus log y then prove x is equal to y। तो इस तरह के मैंने एग्जाम्पल पहले भी करवाया है और अलग अलग एग्जाम्पल है जिसमें यहाँ पे 3 लिखा हो अगर तो आंसर 11xy लाना है, अगर माइनस लिखा हो तो 7xy लाना है। डिफरेंट है लेकिन मेथड सबकी सेम है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मैं करवाता हूं और सेम टाइप का एग्जाम्पल आपको होमवर्क में दूंगा। उन 2 या 3 एग्जाम्पल में से ही एक एग्जाम्पल आपको आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ लेना है किस तरह से लिखना है और किस तरह से हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो इफ यानी कि हमारे पास ये दिया गया है तो यहां से इस तरह से लिखेंगे हियर log of x plus y by 2 is equal to 1/2 log x plus log y। हियर એટલે આપણે ગુજરાતીમાં એવું લખવાનું અહીંયા log x plus y by 2 is equal to 1/2 log x plus log y। तो ये हमारे पास है और हमें आंसर लाना है x equal to y। चलो फिर से एक बार देख लो, यहाँ पे जो ब्रैकेट में टर्म है वहां पे बीच में प्लस है, यानी 2 लोग के बीच में प्लस है तो वो हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में 2 लोग वच्चे प्लस है गुणाकार कर दिए भाई, तो log x plus y by 2 is equal to 1 upon log xy हो जाएगा इधर। ये पहली फॉर्मूला थी। ठीक है, 2 लॉग के बीच में प्लस है तो मल्टीप्लीकेशन हो गया। तीसरी फॉर्मूला मैंने अभी बताई कि लॉग में अगर जो बेस रहता है वो आगे आ जाता है, सॉरी पावर जो रहता है वो आगे आ जाती है, तो यहाँ पे जो टर्म आगे है उसे हम पावर में ले जा सकते हैं। जरा देखना ध्यान से, यहाँ पे log x plus y by 2 एज इट इज लिखता हूं मैं और उस तरफ जो है log xy है उसकी पावर में मैं लिखता हूं 1/2। ठीक है, अभी मैंने आपको बताई ना पावर वाली फॉर्मूला। ठीक है, ये रही। उसमें क्या होता है कि पावर जो रहती है वो आगे आ जाती है। भाई घात जे आगे आई जाए तो जो घात हो आगे आवे तो जे पर आगे हो એને આપણે ઘાતમાં લઈ જઈ શકે। ओके,
जो यहाँ पे डिजिट आगे रहता है उसे हम पावर में भी ले जा सकते हैं। तो मैंने यही किया, यहाँ पे जो 1/2 था उसे मैं पावर में ले गया। तो अब ये हो गया कि दोनों तरफ लॉग वाली टर्म हो गई। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं एलिमिनेटिंग लॉग फ्रॉम द बोथ साइड, लॉग फ्रॉम द बोथ साइड। गुजराती में बोला किशु भाई આપણે બંને બાજુથી log दूर करता। ओके, इस तरह से लॉग को मिटाना नहीं है, वो गलत माना जाता है, इसलिए एक लाइन में ऐसे लिख देना है एलिमिनेटिंग लॉग फ्रॉम द बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, देखो x प्लस वाई बाई 2 और उस तरफ रह जाएगा एक्स वाई की पावर कितनी, 1/2। 1/2 को हम जानते हैं 1/2 स्क्वायर रूट माना जाता है। 1/2 એટલે કેટલી ઘાત થાય गुजराती में એને वर्गमूल કહેવાય। और आंसर में हम देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, तो स्क्वायर रूट को निकालने के लिए हमें क्या करता है, स्क्वायर लेना पड़ता है। ओके, चलो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, गुजराती में એવું લખીએ બંને બાજુ વર્ગ લેતા। ओके, चलो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो આવું થઈ જશે x પ્લસ વાય બાય 2 નો સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ વાય ની પાવર હતી 1/2 એનો બી સ્ક્વેર। ચલો એટલે આ 2 કટ થઈ ગયા, એટલે અહીંયા રહી ગયું એક્સ વાય। હવે અહીંયા જે ટર્મ છે એને આપણે એક્સપાન્ડ કરીએ। ओके, देखना जरा क्या करना है, इधर हमें स्क्वायर करना है x प्लस वाई का स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो ऐसी थी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, नीचे जो है वो 2 का स्क्वायर है यानी हो जाएगा 4 और इस तरफ रह गया है एक्स वाई। चलो अब क्या करना है, ये 4 को ऊपर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 4xy। चलो ये प्लस 4xy को अगर हम इस तरफ ले आएंगे तो वो हो जाएगा माइनस 4xy। तो 2xy तो प्लस था, उसमें से माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2xy માંથી 4xy નીકળી જાય તો ભાઈ રહી જાય माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक समझने वाली चीज है कि जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर था तो उसकी जगह हमने x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर लिखा है। तो ये जो हमारी टर्म आई है वो उसी तरह की है, लेकिन यहाँ प्लस की जगह क्या आ गया है, माइनस। तो ये जो माइनस वाली है वो किसकी फॉर्मूला है भाई, x माइनस वाई होल स्क्वायर की है। ठीक है, और यहाँ से स्क्वायर रूट स्क्वायर निकालेंगे तो उस तरफ स्क्वायर रूट निकल जाएगा कि 0 का तो स्क्वायर रूट 0 ही होगा। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और माइनस वाई उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस वाई, यानी कि हमारा जो आंसर था वो आ गया है। हमें प्रूव करना था x इज इक्वल टू वाई। ओके, फरी एक बार गुजराती में समझाई दो, अहींया सुधी तो क्लियर हतुं। आपणे बंने बाजुथी लॉग दूर कर्या, अहींया घातमां 1/2 हता એટલે વર્ગમૂળ કહેવાય, જેને दूर કરવા માટે હું બંને બાજુ વર્ગ લીધા તો અહીંયા બે ઉડી ગયા। ओके, चलो अहींया x प्लस वाई नो वर्ग हतो तो त्यां सूत्र लगाव्युं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर नुं, नीचे 2 नो वर्ग 4 लखीने ए 4 ने ऊपर गुणी नाख्या એટલે 4xy થઈ ગયા। चलो ए 4xy ने હું આમ લઈ આવું તો એ માઈનસ થઈ જાય, तो x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2xy માંથી 4xy જાય એટલે એ થઈ જાય माइनस 2xy, तो x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ए तो થઈ ગયું a માઇનસ b કૌંસ પુરાણું સૂત્ર। तो અહીંયા x माइनस वाई होल स्क्वायर થઈ ગયું, અહીંયાથી વર્ગ હટાવીએ પેલી બાજુ વર્ગમૂળ કે 0 નું તો 0 જ થઈ જાય અને માઈનસ y ને પેલી બાજુ લઈ જાઓ પ્લસ y કે જે આપણો આન્સર છે જે આપણે સાબિત કરવાનું હતું। ओके, तो ये जो एग्जांपल है वो 4 मार्क्स में पूछा जाएगा, मोस्ट आईएमपी एग्जांपल है। और इसी तरह के 2-3 और एग्जांपल मैं आपको दूंगा, अगर वो समझ में ना आए तो हमारी चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है डिप्लोमा सेम 1 मैथमेटिक्स की, उसमें जाना है। मैंने उसमें लिखा है कि लॉग का ये जो एग्जांपल है वो 4 मार्क्स में आएगा ही आएगा, वो वीडियो देख लेना है, इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको दे रहा हूं। चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा वो भी लॉग के बेस पे है। ओके, ये एग्जांपल दिया गया इस तरह से 4 log 3 इंटू लॉग एक्स अपॉन लॉग 9 इज इक्वल टू लॉग 27। यहाँ पे हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। ओके, x ની કિંમત શોધવાની છે કે ભાઈ x ની કિંમત કેટલી હશે। तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं क्या दिया गया है। तो हियर 4 log 3 इंटू लॉग एक्स अपॉन लॉग 9 इज इक्वल टू लॉग 27। ओके, चलो हमें फाइंड करनी है लॉग एक्स यानी कि एक्स की वैल्यू। तो इसे यहाँ पे रहने देते हैं, ये नीचे वाला टर्म उस तरफ ऊपर जाएगा और ये ऊपर वाला टर्म उस तरफ नीचे आएगा, छेद वाला अंशमान या अंश वाला छेद में। चलो શું થઈ ગયું, log 27 इंटू log 9 अपॉन log 4 log 3 सॉरी 4 log 3।
चलो इस तरह के एग्जांपल में हमें x की अगर वैल्यू फाइंड करनी हो तो यहां से log को रिमूव करना पड़ेगा, और यहां से log तभी रिमूव होगा जब इस तरफ भी एक बार ही log रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो 3 बार log है, अगर ये जो log है उसे हम ऊपर यहां से किसी के साथ कट कर दे तभी एक बार log रहेगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर इधर 9 है और 3 का क्यूब भी यहाँ पे दिया गया है 27। तो दोनों में से एक जगह पे या तो यहाँ 9 की जगह 3 का स्क्वायर लिख दो या तो फिर 27 की जगह 3 का क्यूब लिख दो। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, चलो ऐसा करते हैं 9 की जगह 3 का स्क्वायर लिख देते हैं। तो log x इज इक्वल टू log 27 को एज इट इज रख लो और यहाँ पे लिख दो log 3 का स्क्वायर। ओके, चलो नीचे लिखना है 4 log 3। उसके बाद एक स्टेप लिखेंगे कि यहाँ पे पावर जो है वो आगे जाएगी, भाई घात आगे ले जाइए यहाँ, तो એવું થઈ જશે 2 इंटू log 3 अपॉन 4 इंटू log 3। ओके, चलो log 3 कट हो गए यहाँ पे और 2 2 जा 4 भी हो जाएगा, तो यहाँ पे रह गया इस तरह से 1/2 log 27 और यहाँ पे है हमारे पास log x। तो यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे आगे भी एक एग्जांपल था जिसमें 1/2 आगे था तो हमने क्या लगा दिया था, उस पावर में ले गए थे। 1/2 આગળ હતા એને ઘાત में ले गया था। सेम वस्तु यहाँ करवानी है कि log x इज इक्वल टू log 27 ની કેટલી પાવર कर દેવાની 1/2। चलो બંને બાજુથી log ઉડી જાય તો અહીંયા લખીશું એલિમિનેટિંગ log फ्रॉम द बोथ साइड। गुजराती में એવું લખીશું બંને બાજુથી log दूर करता। ओके, चलो log ઉડાઈ દઈએ અહીંયા, तो आंसर आई है x इज इक्वल टू 27 નું સ્ક્વેર રૂટ। ઓકે, 27 નું સ્ક્વેર રૂટ પોઈન્ટમાં આવે છે, ના ફાઇન્ડ કરો આવું રહેવા દો તો બી ચાલે। બીજો एग्जाम मतलब બીજો आंसर લખવો હોય કોઈને दूसरी तरह से लिखना हो तो 27 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 9 इंटू 3, जिसमें 9 का स्क्वायर रूट 3 निकल के बाहर आ जाएगा तो उसका आंसर 3√3 भी लिखा जा सकता है। कोई अगर ये आंसर लिखे कोई ये लिखे, दोनों में ही पूरे मार्क्स मिलेंगे, तो दोनों आंसर ही चलेंगे। ठीक है, तो ये एक टाइप थी लॉग की। उसके बाद का एग्जांपल जो हमारा है वो चैप्टर नंबर 2 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में से। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के भी मैंने यहाँ पे 4-5 टाइप्स करवाए हैं, तो जिसने भी ये चैप्टर किया हो, अभी तक तैयार किया हो, वही ये चैप्टर नंबर 2 का देखे। जिसने नहीं किया हो और बाकी के सारे अगर आपके चैप्टर तैयार हो गए हो तो समझने की कोशिश करना, ये भी इजी है, इसकी भी एक ट्रिक है, मैं आपको समझाऊंगा तो आ जाएगा, तो आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो। चलो ये जो एग्जांपल है जिसमें हमें प्रूव करना है कि आंसर हमें -3 लाना है, उसके लिए हमें यूनिट सर्कल आना कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूनिट सर्कल आपको एक बार फिर से दिखा दूं कि यूनिट सर्कल मैंने जो करवाया था उसमें हमें याद कौन सी चीज रखनी थी। चलो सबसे पहले याद रखने की चीज थी कि यहाँ पे ऑल एसटीसी हमें ऐसे लिखता है। ठीक है, फिर दूसरी चीज याद रखनी थी कि यहाँ पे पाई आता है हमारा और यहाँ पे आता है 2 पाई। ओके, डीप में नहीं समझा था अभी। यहाँ पे आता है π/2 और यहाँ पे आता है 3π/2 और हम इस रोटेशन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑल एसटीसी का मतलब क्या है वो एक बार बता दूं। ऑल यानी कि हमारे सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कोस, टैन, कॉटेक, कॉसेक, कॉट और सेक, वो सभी यहाँ पे पॉजिटिव रहते हैं। यानी कि બધા ત્રિકોણમિતિ વિધેયો જે આપણા 6 છે બધાનું કિંમત અહીંયા ચિહ્ન કેવું આવે પ્લસ આવે। ઓકે, दूसरे क्वाड्रेंट में यानी कि यहाँ पे बीजा चरण में साइन અને કોસેक यानी कि साइन एंड કોસેक, क्योंकि दोनों एक रेसिप्रोकल है यानी कि दोनों એકબીજાના વ્યસ્ત છે એટલે અહીંયા साइन જ प्लस આવશે। ओके, साइन ने कोसेक, उसके बाद यहाँ पे टेन कॉट, उसके बाद यहाँ पे कॉस और सेक। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी थी कि अगर थीटा को हम पाई में ऐड करते हैं, वो फिर पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो या 4 पाई हो, तो पाई वाली लाइन में अगर हम ऐड करते हैं तो फंक्शन वहां पे चेंज होता नहीं है। ठीक है, और अगर π/2 वाली लाइन हो, ठीक है, π/2 हो, 3π/2, 5π/2, 7π/2, अगर π/2 की मल्टीप्लीकेशन में कोई भी हमें पे एंगल दिया गया हो तो वहां पे फंक्शन चेंज होता है, और चेंज होता है साइन की जगह कॉस और कॉस की जगह साइन, टेन हो तो कॉट हो जाता है, कॉट का टेन हो जाता है, कॉसेक का सेक और सेक का कॉसेक। ठीक है, ये दो तीन आपको याद रखनी है। ये एग्जांपल एग्जाम में आता ही है 3 मार्क्स के अंदर, तो ये एक बार आप यूनिट सर्कल सीख लो तो इसमें बहुत आसानी से आप 3 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रूव करना है तो हम LHS लिख लेते हैं कि हमारे पास LHS में दिया गया है, पहला है साइन π/2 प्लस थीटा, उसके बाद है नीचे कॉस पाई माइनस थीटा,
उसके बाद है cot 3π/2 माइनस थीटा, उसके नीचे है हमारे पास tan पाई माइनस थीटा प्लस उसके साथ है cosec π/2 माइनस थीटा अपॉन sec पाई प्लस थीटा। चलो मैंने यहाँ पे एक बात बताई कि पाई वाली अगर लाइन दी गई हो उसमें फंक्शन हमें चेंज नहीं करना है और π/2 हो तो हमें फंक्शन चेंज करना है। तो यहाँ पे देखो पाई वाला 3 जगह पे है और ऊपर तीनों जगह π/2 है। तो मैं सबसे पहले यही स्टेप सिखाता हूँ कि जो जो जगह पे π/2 वहां आप फंक्शन चेंज कर लो। जैसे यहाँ पे साइन थीटा है उसका हमें कर देना है कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे तो पाई है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो कॉस का कॉस ही रहने दो। चलो उसके बाद कॉट के साथ तो π/2 है तो कॉट का हो जाएगा tan हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखना है tan थीटा और tan के साथ तो पाई है तो वो चेंज नहीं होगा तो tan थीटा ही लिखा जाएगा। चलो उसके बाद यहाँ पे π/2 आ गया फिर से, तो कॉसेक का तो हो जाएगा sec थीटा और नीचे sec के साथ तो पाई है तो उसे हम sec ही रहने देते हैं। चलो ये हमारा पहला स्टेप्स रहता है जिसमें वो फंक्शन चेंज करना है कि नहीं वो सिर्फ बताना है। चलो उसके बाद हम देखते हैं कि ऑल एस टी सी की जगह कौन कौन से यहाँ पे फंक्शन है जो प्लस रहेंगे और माइनस रहेंगे। जैसे पहला है π/2 के अंदर प्लस करो। चलो ये रहा हमारा π/2, प्लस करके आगे जाना है, वहां पे तो साइन प्लस होता है और हमारा क्वेश्चन भी साइन का है, मतलब ये हो गया प्लस। नीचे है cos पाई माइनस थीटा। ओके चलो पाई यहाँ पे है माइनस किया तो पीछे आए, वहां पे तो साइन प्लस है लेकिन ये तो है cos तो वो हो गया माइनस। ओके उसी तरह से यहाँ पे 3π/2, चलो 3π/2 यहाँ पे है, उसमें क्या करना है माइनस पीछे आओ, वहां पे तो tan प्लस हो तो tan का रेसिप्रोकल यानी कि tan નો વ્યસ્ત જ છે અહીંયા cot એટલે એ બી કેવો આવશે અહીંયા પ્લસ આવશે। ओके चलो नीचे देखते हैं पाई माइनस, फिर से एक बार पाई की माइनस, साइन प्लस होता है यहाँ पे तो tan है तो वो हो गया माइनस। ओके चलो उसके बाद कोसेक के साथ है π/2 माइनस, चलो π/2 इधर माइनस करो, पहले क्वाड्रेंट में जाओ वहां पे तो सभी प्लस है, मतलब ये कोसेक भी कैसा हो गया प्लस हो गया। उसके बाद सेक के साथ पाई प्लस दिया गया है, चलो पाई यहाँ पे है प्लस किया, आगे गए tan प्लस है, प्रश्न तो हमारा जो है वो सेक का है यानी हो गया माइनस। चलो कॉस कॉस तो यहाँ पे कट ही हो गए, tan भी कट हो गए, सेक भी कट हो गए, लेकिन प्लस माइनस रह गया कितना -1, यहाँ पे भी प्लस माइनस और यहाँ पे भी हो गया प्लस माइनस, तो 3 बार -1 इकट्ठा हो गए -3 की जो कि हमारी है RHS, यानी ये भी हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो दो ही चीज आपको याद रखनी थी। क्या याद रखनी थी कि पाई में हो तो फंक्शन हमें चेंज नहीं करना है, π/2 में है तो फंक्शन चेंज करना है। गुजराती में કહો તો પાઈ વાળો હોય તો વિધેય નહીં બદલવાનો ભાઈ, π/2 હોય તો વિધેયને બદલી નાખવાનું। બીજી વસ્તુ याद રાખવાની थी हमें, दूसरी जो चीज याद रखनी थी वो थी ऑल एस टी सी, कि कौन सा विधेय कौन सी जगह पे प्लस और कौन सा माइनस रहता है, उसके रिगार्डिंग हम दूसरा स्टेप भी करते हैं तो हमारा आराम से ये आंसर आ जाता है -3। ठीक है, तो ये दो ही चीज आपको याद रखनी है, 3 मार्क्स आपको इसमें मिल ही जाएगा और ये वाला एग्जाम्पल तो इस बार एग्जाम में आने ही वाला है। ठीक है, तो होमवर्क में जो भी एग्जाम्पल दूंगा आपको वो कर लेने हैं। चलो उसके बाद हमें प्रूव करना है कि tan 66 की वैल्यू जो है वो cos 21 प्लस sin 21 अपॉन cos 21 माइनस sin 21 है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखनी है, वो फॉर्मूला यहाँ पे आपको एक बार दिखा दूं कि वो फॉर्मूला थी हमारी tan a प्लस बी की, या तो x प्लस वाई भी लिख सकते हैं हम। तो वो फॉर्मूला है इस तरह से tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओके चलो ये वाली फॉर्मूला हमें याद रखनी है, तो ये वाला एग्जांपल 3 ही स्टेप में हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख ले कि tan के साथ तो एंगल दिया गया है 66 और आंसर में हमें कितना आना है 21 लाना है। तो क्या करना है आपको, 66 में से अगर 21 हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, तो वो आ जाएगा 45, यानी कि हमें tan 66 की जगह पे सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे LHS लिख लूं, LHS में हमारे पास है tan 66 और मैं 66 की जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि 45 के अंदर ऐड कर दे 21, क्योंकि हमारी जो फॉर्मूला है वो a प्लस बी यानी कि दो एंगल के बीच में लग सकती है। तो जो 66 है उसकी जगह में 45 प्लस 21 लिखा, और 21 क्यों लिया, क्योंकि हमें आंसर में भी 21 ही लाना है इसलिए। अब ये वाली जो फॉर्मूला है मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, देखना जरा, a प्लस बी की जगह पे यहाँ पे 45 प्लस 21 है, फॉर्मूला यहाँ पे से लेता हूँ, वैल्यू यहाँ पे से रखनी है। तो पहले लिखूंगा tan a प्लस tan b, ओके, नीचे आएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b,
अब 1045 की वैल्यू आप 10th में भी सीख के आया होगा, 1045 यानी हो जाएगा 1। तो यहाँ पे जो 1045 उसकी जगह हम 1 लिख देंगे और 10 की जगह साइन बाय कॉस लिख सकते हैं। तो मैं 1021 की जगह लिखूंगा साइन 21 अपॉन कॉस 21। ओके, सेम यहाँ पे 1045 1 हो जाएगा और इसकी जगह हम लिखेंगे साइन 21 अपॉन कॉस 21। चलो फिर से क्या करना है अब, तो ये cos 21 यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो क्या रहेगा, तो cos 21 प्लस sin 21, उसके डिनोमिनेटर में आएगा यहाँ पे cos 21। चलो फिर से यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, cos 21 माइनस sin 21 और इसके नीचे आ जाएगा cos 21। दोनों के डिनोमिनेटर यानी कि दोनों का छेद सेम है भाई, બંનેનો છેદ આપણે ઉડાવી દીધો। तो શું વધ્યું અહીંયા, તો કે વધ્યું cos 21 પ્લસ sin 21। ઓકે, અને નીચે વધ્યું cos 21 माइनस sin 21। तो एज अपनी RHS थी। देखो भाई यहाँ पे वही तो RHS थी, यही लाना था हमें, तो ये हो गया प्रूव्ड। तो आपको याद रखना है कि अगर 10 का ऐसा एग्जांपल दिया गया हो जिसमें यहाँ पे डिग्री चेंज हो और यहाँ पे भी चेंज हो, तो आपको यही वाली फॉर्मूला लगानी है। अब यहाँ पे 66 अगर 45 में से माइनस कर दो 21 आता था, अगर 66 की जगह 55 दिया गया हो तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 2-3 एग्जांपल आपको कर लेने हैं तो आपका ये भी पक्का हो जाएगा। 3 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है तो ये भी कर लेना है। चलो उसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उसमें हमें प्रूव करना है cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा अपॉन sin थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा इज इक्वल टू cot 3 थीटा। ओके चलो, उसमें 2 फॉर्मूला लगेगी और टोटल यहाँ पे इस तरह की 4 फॉर्मूला है, वो आपको दिखा दूं। सबसे पहले तो याद रखनी है इस तरह से कि अगर s प्लस s हो तो वो हो जाता है 2sc, s माइनस s हो तो हो जाता है 2cs, c प्लस c हो तो हो जाता है 2cc और c माइनस c हो जाता है माइनस 2ss। अब ये क्या है ये भी आपको समझा दूं कि अगर साइन वाली 2 प्रॉपर्टीज दी गई हो, यानी कि साइन वाली 2 थीटा की वैल्यू हमें दी गई हो और उन दोनों के बीच पे प्लस हो, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, फॉर्मूला इस तरह से याद रखते हैं और अप्लाई कैसे करना है मैं आपको यहां दिखा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले LHS लिखता हूं कि हमें प्रूव जो करना है उसमें क्या दिया गया है। तो LHS में हमारे पास है cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आंसर में हमें क्या लाना है, cos थीटा लाना है और cot हमें पता है, cot का मतलब होता है cos बाई साइन और 3 थीटा लाना है। तो देख लो जरा एक दफा, इधर तो जो टर्म है उसे हमें कुछ करना नहीं है, उसे छेड़ना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि आंसर जो हमें लाना है वो कुछ इस तरह से ही आएगा cos बाई साइन की जगह। तो यहाँ पे जो 2 टर्म रहेगी हमारी cos थीटा cos 5 थीटा, उसे हम अलग कर लेते हैं, ऐसे ब्रैकेट में लिख ले cos थीटा प्लस cos 5 थीटा और ये जो टर्म है उसे हम अलग ही रहने देते हैं। ठीक है, और नीचे भी उसी तरह से साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा को अलग कर ले और ये जो साइन 3 थीटा है उसे अलग रहने देते हैं। अब यहाँ पे जो 2 टर्म आ गई है उसमें c प्लस सी है, देखो इस तरह से, और नीचे जो है वो s प्लस s है जो हमारा पहला फॉर्मूला था वो सॉरी। चलो c प्लस सी की जगह क्या करना है, हमें 2cc करना है। देखो जरा एक बार 2cc यानी पहला जो c रहता है उसमें दोनों का एडिशन करके डिवाइड बाई 2 करना है और दूसरा जो हमारा c रहता है उसमें हमें दोनों का सब्ट्रैक्शन करके डिवाइड बाई 2 करना है। तो मैं दोनों जगह उसी तरह से करता हूं, दोनों जो हमारे थीटा है उसको डिवाइड करके नहीं सॉरी पहले ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दूं और दूसरे में डिवाइड सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाई 2 कर देता हूं। चलो नीचे s प्लस s लगाना है, उसकी फॉर्मूला है हमारी 2sc। ओके चलो सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, पहले में दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2 और दूसरे में दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाई 2। ओके, ये साइन थीटा रो अलग रहने दो। गुजराती में कही दઉં भाई એકવાર એવું છે અહીંયા c પ્લસ c નું સૂત્ર આવે 2cc, એમાં પહેલા c માં બંને થીટાનો સરવાળો ભાગ્યા 2 કરવાનો, બીજા થીટામાં બંનેની બાદબાકી ભાગ્યા 2 કરવાનો। ઓકે ચલો હવે સબટ્રેક્શન છે એટલે કે સરવાળા બાદબાકી છે તો એ કરી લઈએ પહેલા।
ચલો અહીંયા એડિશન સબટ્રેક્શન કરી લઈએ તો એવું થઈ ગયું કે 2 cos, ધ્યાન આપજો જરા, થીટા પ્લસ 5 થીટા એટલે 5 ને એક ટોટલ કેટલા થઈ ગયા 6 થીટા થઈ ગયા, 6 થીટા બાય 2 એટલે થઈ જશે 3 થીટા. અહીંયા થીટા માઇનસ 5 થીટા એટલે માઇનસ 4 થીટા આવે, એને 2 વડે ભાગો એટલે માઇનસ 2 થીટા, પણ cos તો ઇવન ફંક્શન છે એટલે તમે એની જગ્યાએ પ્લસ 2 થીટા લખી શકો છો. અહીંયા થઈ ગયું cos 3 થીટા એઝ ઇટ ઇઝ, નીચે બી એવી રીતે કરીએ તો અહીંયા થઈ ગયું 2 sin થીટા પ્લસ 5 થીટા એટલે 6 થીટા, એને ડિવાઈડ બાય 2 એટલે 3 થીટા થઈ ગયા. અહીંયા તો સેમ ઉપરવાળી ટર્મ છે એટલે એનો આન્સર બી આવશે cos 2 थीटा, અને અહીંયા બીજો एक्स्ट्रा टर्म છે આપણું sin 3 थीटा. अब एक चीज आपको यहाँ पे देखनी है कि ऊपर वाली जो टर्म है उसमें दोनों में cos 3 थीटा है और नीचे में है दोनों में sin 3 थीटा. तो ऊपर वाली टर्म में से हम कॉमन निकाल लेते हैं cos 3 थीटा, तो अंदर रह जाएगा पहले में 2, उसके बाद cos 2 थीटा और दूसरी टर्म में कुछ भी नहीं बचेगा यानी कि 1. नीचे हम दोनों में से sin 3 थीटा और कॉमन निकाल लेते हैं तो पहले में रह जाएगा 2, उसके साथ हमारा रह जाएगा cos 2 थीटा और उसमें कुछ नहीं यानी कि 1. ये दोनों कट हो जाएंगे, cos बाय sin रहेगा, मतलब कि क्या रहेगा हमारा cot 3 थीटा, जो कि हमारी RHS है और हमें वही प्रूव करना था. ठीक है, तो ऐसी 4 फॉर्मूला है, उसके आधार पे ही ऐसा एग्जाम्पल हमें आ सकता है. तो 4 की 4 फॉर्मूला आपको याद रखनी है और इस तरह से अप्लाई करनी है. जो आपको देखना है कि आरएचएस में कौन सा हमें आंसर लाना है, तो इस हिसाब से आपको वो वाली फॉर्मूला लगानी रहेगी. ठीक है, तो ये एग्जांपल तो मैंने करवा दिया जिसमें s प्लस एस और c प्लस सी मैंने लगाया है. तो ऐसा ही एक दो एग्जांपल मैं आपको दूंगा, उसमें शायद s माइनस एस भी हो, c माइनस सी भी हो. कोशिश करनी है, कुछ कुछ बच्चों को हार्ड लगेगा तो वो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूं आई थिंक आज सब समझ में आ ही जाएगा. तो एक बार ट्राई कर लेना. चलो उसके बाद यहाँ पे है प्रूव करना है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/4. तो ये जो है वो सबसे आसान है. इसमें एक फॉर्मूला आपको याद रखनी है, वो एक बार यहाँ पे आपको दिखा दूं. ये सभी एग्जाम्पल मैंने आपको सिखा दिए. मैं पहले भी बताया था कि पूरा मैथमेटिक्स मैंने कवर करवा दिया है. जिसके बाद टाइम हो वो, और जो बच्चा ज्यादा घंटे पढ़ता हो, जिसके बाद ज्यादा वक्त हो, तो वो पूरा ही वीडियो देख ले जिसमें मैंने सभी आईएमपी एग्जाम्पल करवाए. ठीक है, और जो ज्यादा बैठ नहीं सकता, एक बार में ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकता, तो वो इस तरह से ये वीडियो देख के पूरा एक बार समझ ले. चलो यहाँ पे फॉर्मूला लगती है हमारी tan इनवर्स वाली, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिया गया हो तो ये फॉर्मूला हो जाएगी tan इनवर्स, ऊपर हो जाएगा x प्लस वाई, नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई. तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. x की जगह 1/2 है और y की जगह हमारे पास है 1/3. चलो इसमें भी प्रूव करना है. तो सबसे पहले LHS ले लेते हैं. LHS में हमारे पास है इधर tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3. ओके, चलो तो फॉर्मूला यहां से मैं लगाता हूं. tan इनवर्स ऊपर दोनों का एडिशन 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लीकेशन. ओके चलो ठीक है, ऊपर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं. तो 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2 और दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया 3 2 जा 6. ओके, ચોકડી ગુણાકારથી સરવાળો કરી દીધો ભાઈ. 3 1 3 થઈ ગયા, यहाँ 2 1 2, नीचे બંનેનો ગુણાકાર 3 2 6 થઈ ગયો. और नीचे भी सेम तरह से करेंगे. यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा, उसे 1 से मल्टीप्लाई कर दे. आ 3 2 6 થઈ જાય અને 1 વડે ગુણી નાખો તો 6 1 6 થઈ જવાના. ओके, माइनस 1 1 जा 1 और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया 6. चलो ये दोनों 6 कट हो गए. क्या रह गया भाई, ऊपर 3 प्लस 2 यानी कि 5, नीचे 6 माइनस 1 यानी कि 5. ये दोनों भी कट हो गए. तो tan इनवर्स क्या आ गया यहाँ पे 1. और अभी एक दो एग्जांपल पहले मैंने दिखाया कि tan 45 की वैल्यू 1 हो जाती है. tan 45 मतलब कि π/4. तो यहाँ पे 1 ही आता है, उसका मतलब कितना होगा वो थीटा π/4 यानी कि हमारी RHS. ठीक है, वही हमें आंसर लाना था. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है. अगर ये फॉर्मूला याद रह गई तो ये एग्जांपल भी आपको समझ में आ जाएगा. चलो उसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर 3 पे आ गए हम. चैप्टर नंबर 3 मैंने पहले भी बताया है कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है. जिसको दिक्कत आती है मैथ्स में वो सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 करे, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में से 14 मार्क्स के एग्जाम्पल आएंगे और उसके साथ ही साथ 2 MCQ भी आएंगे. ठीक है, तो ये अकेला ही चैप्टर है जो सबसे इजी है और 16 मार्क्स का चैप्टर है. तो मैंने 6 टाइप्स तो मैंने करवा दी है और 6 के 6 टाइप्स के यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको फिर एक बार समझा देता हूँ.
ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है हमें, हमारे पास 3 वेक्टर्स है, ગુજરાતીમાં 3 સદિશ આપેલા છે, a બાર b બાર અને c બાર, and we have to find 2a minus 3b plus cb of modulus. ઓકે, modulus of 2a minus 3b plus c. ગુજરાતીમાં કહું તો આપણે 2a minus 3b plus c નું શું શોધવાનું છે? માન શોધવાનું છે. ओके, तो सबसे पहले हमें मॉड्यूलस ढूंढने से पहले हमें फाइंड करना है 2a माइनस 3b प्लस सी. तो ये जो एग्जाम्पल है वो 2 तरह के आते हैं एग्जाम में, या तो फिर आपको कोऑर्डिनेट्स में दिया गया हो या तो आईजेके के फॉर्म में दिया गया हो. ठीक है, तो अगर आईजेके के फॉर्म में दिया गया हो तो भी हम उसे कोऑर्डिनेट में चेंज कर देते हैं. ગુજરાતીમાં કહી દઉં ભાઈ કે સદિશને 2 રીતે લખાય, કાં તો આઈજેકે માં લખાય, કાં તો યામ સ્વરૂપે લખાય કૌંસમાં કિંમતો સાથે. તો આઈજેકે માં આપેલું છે અહીંયા, તો આપણે એને કૌંસમાં ફેરવી દેવાનું. કેવી રીતે? તો a બાર ની વેલ્યુ અહીંયા જે આપેલી છે એમાં i માઇનસ 2j પ્લસ k છે, તો i નો સહગુણક કશું નહીં એટલે 1 થઈ જાય, j નો સહગુણક છે -2 અને k નો સહगुणक भी कશું नहीं એટલે શું થઈ જાય? 1 થઈ જાય. इंग्लिश में बता दो एक बार, यहाँ पे बी बार की जो वैल्यू दी गई है आई जे के में, उसको हम कन्वर्ट करते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में. तो आई का यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, जे के साथ कुछ है नहीं यानी कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा, और के का कोएफिशिएंट कितना दिया गया है? 3 दिया गया है. उसी तरह से हम अगर सी बार के लिखेंगे तो वो हो जाएगा -1, 2 और -3. ओके, चलो अब हमें फाइंड करना है मॉड्यूलस किसका? 2a माइनस 3b प्लस सी का. तो सबसे पहले हम फाइंड कर ले 2a माइनस 3b प्लस सी, उसके बाद उसका मॉड्यूलस फाइंड कर दे. ठीक है, 2a लिखा है तो पहले 2 लिख के उसके बाजू में a की वैल्यू लिख दो. उसके बाद -3b लिखा है तो -3 करके ये b की वैल्यू भी लिख दो भाई, और उसके बाद प्लस c लिखा है तो प्लस करके यहाँ c की वैल्यू भी लिख देनी है. ओके, क्या करना है अब? 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है तो तीनों टर्म के साथ 2 से मल्टीप्लाई कर दो. बार 2 વડે ગુણેલું છે ને આપણે, તો અંદર भी બધા પદને 2 વડે ગુણી નાખી. चलो 2 × 2 થઈ જાય, 2 × 2 4 થઈ જાય, 2 × 2. और यहाँ पे एक चीज आपको देखनी है कि यहाँ पे -3 लिखा है, तो माइनस को हम अगर बाहर रखते हैं तो आपको अंदर 3 से ही मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, और अगर कोई -3 से अंदर मल्टीप्लाई करे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा. ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको यही मेथड से करना है, माइनस को बाहर ही रहने दो, सिर्फ 3 से ही मल्टीप्लाई कर दो. चलो यहाँ पे तो कोई है ही नहीं तो एज इट इज लिख देते हैं. अब क्या करना है? आपको कैल्सी लेना है. कैल्सी में जो जो पहले एलिमेंट्स है એટલે કે પહેલો પહેલો ઘટક છે એને ચિહ્નો સાથે લખી देवाना. जरा बताओ एक बार कैल्सी में કેવું લખીશું આપણે? कैल्सी में कैसे करेंगे? पहले 2 लिखना है. ठीक है, उसके बाद बीच में कौन सी साइन है? माइनस, तो माइनस लिखो. फिर यहाँ पे है 6, ओके 6 लिखो. फिर यहाँ पे है प्लस, प्लस उसके बाद है -1. ओके, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा -5. तो सिर्फ -5 ये जो कैल्सी में दिखा है वो यहाँ पे लिख देना है. चलो उसके बाद -4 -3 प्लस 2. ओके, चलो -4 -3 -7 हो गया, प्लस 2 ये भी हो गया -5 हमारा. उसके बाद है 2 -9 प्लस -3, तो वो हो गया हमारा -10. ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई हमारी वो किसकी आई है भाई? 2a माइनस 3b प्लस c की वैल्यू आ गई. ठीक है, अब उसका हमें मॉड्यूलस फाइंड करना है. मॉड्यूलस यानी कि उसका मान ढूंढना है. तो इस तरह से नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम उसका मॉड्यूलस लगा दे. तो मॉड्यूलस की फॉर्मूला इस तरह से है, स्क्वायर रूट में इन तीनों का स्क्वायर ऐड करना है. तो -5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर. ठीक है, 5 નો વર્ગ અહીંયા 25 कर दो भाई, પછી 5 નો વર્ગ 25 कर दो અને 10 નો વર્ગ कर दिए 100, 125 એટલે કેટલા થઈ ગયા? 150. तो अंडर रूट 150 जो है हमारा वो आंसर आ गया है 2a माइनस 3b प्लस c का मॉड. तो इस तरह का एग्जाम्पल एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो कंपलसरी करना है. सबसे इजी मानता हूं मैं इसे, क्योंकि कैल्सी ही चलाना है, सिर्फ प्लस माइनस करना है और स्क्वायर का एडिशन करना है. ठीक है, चलो उसके बाद का जो टाइप है वेक्टर में वो सेम ही टाइप है, इसलिए मैंने सेम ही एग्जांपल लिखा है कि जो एबीसी हमने आगे लिए थे वही वेक्टर है, लेकिन यहाँ पे फाइंड करना है हमें डायरेक्शन ऑफ कोसाइन्स. ગુજરાતીમાં એને આપણે દિક કોસાઇન કહીએ. શું કહીએ છે? દિક કોસાઇન. તો આગળ જે વસ્તુ ફાઇન્ડ કરીએ આપણે એનો દિક કોસાઇન फाइंड करना. देखो यार 2a माइनस 3b प्लस c, तो अगर आपको डायरेक्शन ऑफ कोसाइन्स फाइंड करने बोले तो आपको जो आगे वाला एग्जांपल किया है सेम यही एग्जांपल पहले कर देना है. ठीक है, तो मैंने पहले 2a माइनस 3b प्लस c फाइंड कर दिया, उसके बाद मैंने फाइंड कर लिया उसका मॉड.
तो उसके बाद सिर्फ एक ही स्टेप ऐड करना है। क्या करना है, वही स्टेप यहाँ पे लिखता हूं। देखो आगे वाला एग्जांपल पूरा यहाँ पे कर दिया, उसके बाद लिखेंगे कि देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस ऑफ 2a माइनस 3b प्लस c इज इक्वल टू, देखो जरा क्या करना है। तो जो आपका आंसर आया था यहाँ पे 2a माइनस 3b प्लस c का, ये वाला आंसर, उसके जो तीन एलिमेंट्स है -5 -5 -10, उसके नीचे √150 यानी कि उसका मॉल लिख देना है। तो इस तरह से लिखूंगा मैं -5 अपॉन √150, ओके, फिर से -5 अपॉन √150 और तीसरा एलिमेंट था हमारा -10 अपॉन √150। तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर मॉड्यूलस वाला एग्जांपल जो होगा वो 3 मार्क्स में आता हो तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस जो है वो 4 मार्क्स में आएगा, क्योंकि एक स्टेप ऐड करना है उसमें, पूरा एग्जांपल ये तो करना ही करना है, उसके बाद आपको ये लिखना है, ठीक है। ગુજરાતીમાં કહી દઉં તો જે मान શોધવા વાળો જે આપણો દાખલો છે આગળનો, એ દાખલો આપણે અહીંયા ગણવાનો, એની પછી એક જ સ્ટેપ કરવાનું ભાઈ કે તેથી 2a માઇનસ 3b પ્લસ c ના દિક કોસાઇન બરાબર જે ત્રણ ઘટકો આયા એ ત્રણ ઘટકોને છૂટા પાડીને નીચે એનું શું લખી દેવાનું, मान લખી દેવાનું, ओके क्लियर। चलो उसके बाद देखते हैं एग्जांपल हमें दिया गया है, x वेक्टर दिया गया है और y दिया गया है, हमें फाइंड करना है x प्लस वाई क्रॉस x माइनस वाई का मॉड्यूलस। चलो यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फाइंड करना है। अब वेक्टर में 2 टाइप्स के मल्टीप्लीकेशन आते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट और दूसरा डॉट प्रोडक्ट। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट वाला एग्जांपल करवा दूं, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई हमें फाइंड करना है, तो पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं। चलो देखो यहाँ पे x बार कितना दिया गया है 2 -1 3 और y बार दिया गया है हमें 1 2 -2। चलो सबसे पहले उनका एडिशन कर ले, तो x प्लस वाई डायरेक्ट ही लिख देता हूँ ऊपर से ऐड करके, 2 + 1 3 हो गया, -1 + 2 1 हो गया, 3 - 2 हो गया 1। चलो ये हो गया हमारा x प्लस वाई। उसके बाजू में ही मैं यहाँ पे लिख दूं x माइनस वाई। चलो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2 में से 1 गया 1 हो गया, और -1 -2 हो गया -3 और 3 -2 हो गया 5। चलो ये दोनों हमने फाइंड कर लिए x प्लस वाई x माइनस वाई। लेकिन हमें क्या करना है, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले ये बता दूं आपको। तो x प्लस वाई का क्रॉस मल्टीप्लाई करना हो अगर x माइनस वाई के साथ, तो आपको बनाना है डिटर्मिनेंट गुजराती मान निश्चायक। इसमें पहली लाइन में हमें लिखना है आई के, उसके बाद यहाँ पे x प्लस वाई है तो उसकी वैल्यू लिख दो यहाँ पे 3 1 1, उसके बाद यहाँ पे x माइनस वाई तो उसकी वैल्यू भी लिख देते हैं 1 -3 5। इस वीडियो के सबसे पहले टाइप में, मतलब सबसे पहला जो एग्जांपल हमने किया था वो डिटर्मिनेंट का ही था। ગુજરાતીમાં કહું ભાઈ, સૌથી પહેલો જે દાખલો આપણે નિશ્ચાયકનો ગણ્યો, અહીંયા બી નિશ્ચાયક જ આવી ગયું છે, तो ત્યાં જેવી રીતે નિશ્ચાયક સોલ્વ કર્યો હતો, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड की थी, उसी तरह से यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, सबसे पहले आई लिखना है, उसके साथ प्लस की साइन आती है, वहां पे लिखना है 1 1 -3 5। उसके बाद ये जो जे रहता है उसे माइनस की साइन देती है और 3 1 1 5 आता है वहां पे। उसके बाद के साथ भी प्लस की साइन आती है और वहां पे आएगा 3 1 1 -3। फिर अंदर क्या रहता है, भी अंदर हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 1 जा 5, बीच में माइनस और 3 1 जा 3। ठीक है, चलो यहाँ पे 5 3 जा 15, -1 1 जा 1 हो जाएगा, प्लस के साथ आएगा 3 3 जा -9, -1 1 जा 1। चलो ठीक, अंदर देख ले, भाई -3 हो गया 8। तो ये हो गई वैल्यू x प्लस वाई की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x माइनस वाई के साथ। लेकिन हमें उसका मॉड्यूल फाइंड करना है, यानी कि उसका मान यहाँ पे ढूंढना है। तो मान जैसे हमने आगे ढूंढा था, एक ही स्टेप ऐड कर देंगे, यहाँ पे x प्लस वाई का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है x माइनस वाई के साथ, तो उसका मॉड्यूल कैसे फाइंड होगा, तो अंडर रूट हो जाएगा 8 का स्क्वायर, उसके बाद -14 का स्क्वायर, उसके बाद -10 का स्क्वायर। चलो 8 का स्क्वायर निकाल दे, हो जाएगा 64, 14 का हो जाएगा 196 और ये हो जाएगा हमारा 100। तो कितने हो जाएंगे यहाँ 350 हो जाएगा भाई, ये हो गया हमारा 250, 4 को ऐड कर दे 260, यानी हो गया 360। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया √360, जो हमारा मॉड्यूलस है x प्लस वाई का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x माइनस वाई के साथ। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं हमें, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन वेक्टर्स i + 2j एंड i + j + 3k इज,
साइन इनवर्स अंडर रूट 46/55, यानी कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हमें प्रूव करना है, साइन इनवर्स अंडर रूट 46/55 है। चलो कैसे करेंगे, तो एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखनी है। जो फॉर्मूला है इस तरह से कि दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करने की फॉर्मूला, ऊपर दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसका मान ढूंढ लो, नीचे दोनों वेक्टर्स का मान ढूंढ लो। ठीक है, तो यहां हमारे पास दो वेक्टर्स तो ऑलरेडी है। ठीक है, तो उस दोनों का मान ढूंढ लेते हैं, उस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसका भी मान ढूंढ लेते हैं। ભાઈ ગુજરાતીમાં બે સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો સાબિત કરવાનો છે, સાઇન ઇનવર્સ અંડર રૂટ 46/55 આ એનું સૂત્ર છે કે જેમાં ઉપર ક્રોસ ગુણાકારનું માન શોધવાનું છે, નીચે બંનેનું અલગ અલગ માન શોધવાનું। તો આજે બે સદિશ આપેલા, પહેલા એનું માન શોધી લઈએ, એમને બે નામ બી આપી દઈએ કે હિયર અહીંયા કરીને લખીએ આપણે, સોરી હિયર એ ને બી આપણી પાસે છે, હિયર a બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ i+2 જે છે એટલે 1 2 આવી ગયા, કે નથી આપેલો 0 લઈ લેવાનો, અને બી બાર માં આપેલું છે 1 1 3। ઓકે, ચલો એ તો આવડી ગયું હશે। હવે શું કરવાનું આપણે, તો એ બંનેનું માન શોધી લેવાનું કે ધેરફોર મોડ ઓફ a બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ચલો આનો સ્ક્વેર કરીને લખું, 1 + 2 નો સ્ક્વેર 4 ને 5 0 નો તો 0 થઈ જાય, આ 4 ને 1 થઈ ગયા 5। ચલો નીચે બી બાર નો मान શોધી લઈએ, તો બી બાર નું આવશે અહીંયા 1 નો વર્ગ 1, 1 નો વર્ગ 1 ને 3 નો વર્ગ કેટલો 9, 9 ને 2 11। ओके, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला थी हमारी जिसमें ए और बी के मान फाइंड करने थे वो तो हमने फाइंड कर ली है। उसके बाद ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो जैसे हमने इसके पहले एग्जांपल में देखा उसी तरह से ए क्रॉस बी फाइंड करना है। सबसे पहले लिख दो आई जे के, उसके बाद लिखो ए के एलिमेंट्स 1 2 0, उसके बाद बी के एलिमेंट 1 1 3। चलो आई के साथ क्या आएगा, डायरेक्ट स्टेप करता हूँ, 3 2 जा 6 -1 × 0 0। जे के साथ आएगा 3 1 जा 3 -1 × 0 0। के साथ प्लस की साइन आती है, 1 1 जा 1 -2 1 जा 2। ओके, चलो 6 में से 0 गया यानी कि 6, 3 में से 0 गया यानी कि 3, 1 में से 2 गया यानी कि -1। चलो ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी। चलो उसका भी हमें मान ढूंढना है, उसका भी मॉड्यूलस, तो ए क्रॉस बी का हम मान फाइंड कर लेते हैं। देखो जरा क्या करना है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर लिख दो 36, 3 का स्क्वायर लिख दो 9 और 1 का स्क्वायर लिख दो 1। ये हो गया 1 9 1 10 36 यानी कितना 46। तो ये हमारा आ गया ए क्रॉस बी का मान कितना, तो कि अंडर रूट 46। चलो तीनों वैल्यू हमने फाइंड कर दी, फिर लिखने हैं फॉर्मूला। नाउ हवे साइन थीटा इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में लिखना है ए क्रॉस बी का मान अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू, चलो ए का मान कितना था अंडर रूट 5, नहीं सॉरी ऊपर ए क्रॉस बी का है वो कितना है 46, नीचे ए लिखना है अंडर रूट 5 और बी का अंडर रूट 11। ये मिला के हो जाएगा ऊपर 46 नीचे 11 5 जा 55। लेकिन ये तो क्या है साइन थीटा है, हमें तो सिर्फ थीटा फाइंड करना है। तो थीटा साइन पीली हो गया એટલે साइन इनवर्स अंडर रूट 46/55। तो आई गयो भाई खूणो जे આપણે સાબિત કરવાનું હતું, તો લાસ્ટમાં લખી દઈએ પ્રૂવ। ठीक है, तो हमें जो साबित करना था वो हमने कर दिया है कि थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स अंडर रूट 46/55 आ गई है। चलो उसके बाद देखते हैं हमारा एग्जांपल नंबर 15 जो कि है फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार। ओके, दो वेक्टर हमें दी गए हैं, उसका यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर फाइंड करना है। गुजराती में એવું કહું તો બે સદિશ આપેલા હોય, બંનેને લંબ એકમ સદિશ લખવું અહીંયા, બંનેને લંબ एकम सदिश। ओके चलो इसमें फॉर्मूला सबसे पहले दिखा दो आपको। फॉर्मूला जो है सबसे पहले उसे हम नाम देते हैं, धार लेते हैं, मतलब गुजराती में कहूँ धारी लिए कि सी बार इज इक्वल टू છે प्लस और माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ये हमारी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, प्लस और माइनस ऊपर ए क्रॉस बी का मल्टीप्लीकेशन करना है और नीचे उसी का मान लिखना है, तो उसे हम सी का नाम देते हैं। ठीक है, तो हम ए क्रॉस बी तो फाइंड करना सीख गए आगे और उसका मान भी हम ढूंढना सीख गए। ठीक है, तो हम सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं। चलो ए क्रॉस बी में पहले आ जाएगा आई जे के, उसके बाद ए की वैल्यू लिखनी है 3 1 2, उसके बाद बी की वैल्यू 2 -2 4। चलो आई के साथ आ जाएगा यहाँ पे 4 1 जा 4 -2 2 जा 4। ओके, चलो माइनस जे के साथ आ जाए 3 4 जा 12 इंटू 2 2 जा 4
प्लस के साथ आएगा 3 2 जा -6, बीच में -2 1 जा 2। ओके चलो आई के साथ हो गया अब 8, जे के साथ भी हो गया 8 और के साथ हो गया -8। चलो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है 8i -8j प्लस -8 के, और वेक्टर में ऐसा लिखा जाएगा 8 -8 -8। तो ये तो क्या है भाई, a क्रॉस b है, सिर्फ हमें तो उसका मॉड्यूल भी चाहिए। तो a क्रॉस b का मॉड्यूल फाइंड कर दे अगर, तो 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी ऐसा लिख सकते हैं कि भाई 3 बार कितना है 8 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट निकल के 8 बार आ गया और अंदर रह गया √3। तो ये हो गया हमारा मॉड्यूल। तो ये वाली हमारी फॉर्मूला है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर એટલે આવું ગુજરાતીમાં લખીશું માંગેલ સદિશ કે ફોર્મ્યુલામાં વેલ્યુ લખી દઈએ। देखो जरा प्लस और माइनस, पहला ऊपर वेक्टर લખવાનો तो आयो तो 8 -8 -8, जो આપણે दिक कोसाइन में लगता था वो, जैसे हमने डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस में लिखा था, तीनों एलिमेंट्स को अलग अलग कर लिया और नीचे हमें लिखना है उसका मॉड्यूलस। ठीक है, 8√3, यहाँ पे भी 8√3 और यहाँ पे भी 8√3। चलो तीनों में से 8 तो कट हो जाएगा, तो क्या रहेगा प्लस और माइनस 1/√3 -1/√3 और यहाँ पे भी -1/√3। तो ये हमारा आंसर है, जिसमें हमें सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट करनी थी और उसका मॉड्यूल फाइंड करके सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी थी। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द वेक्टर्स, दो वेक्टर्स है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलो आगे वाला जो एग्जांपल था उसमें ऐसा लिखा था यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, और यहाँ पे लिखा है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो दोनों एग्जांपल में चेंज है, थोड़ा आपको याद रखना है कि अगर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर में दो वेक्टर दिए गए हो तो वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई वाली फॉर्मूला लिखती है, और यहाँ पे दो वेक्टर में एक अननोन वैल्यू दी गई है हमें, तो वहां पे डॉट प्रोडक्ट लगेगा। ठीक है, सबसे इजी है और सबसे छोटा एग्जांपल है जिसमें हमें 3 मार्क मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो जो दो वेक्टर है उसे हम नाम दे देते हैं। ठीक है, ए बार को लिखते हैं 2 3 -5। ठीक है, यहां सही लिखा है मैंने, और बी बार की जगह हम लिखते हैं P1 3। ठीक है, आई के साथ P था, जे के साथ कुछ नहीं 1 लिख दिया, के साथ है हमारा +3। अब यहाँ पे लिखा है कि आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब दो वेक्टर अगर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो यानी कि लंब हो तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। गुजराती में कहूं બે સદિશ જો પરસ્પર લંબ હોય, ગુજરાતીમાં આવું લખીને આપશે પરસ્પર લંબ। ઓકે, બે સદિશ પરસ્પર લંબ હોય તો ડોટ ગુણાકાર 0 થાય। તો અહીંયા એવું લખીશું કે નાउ if a and b are perpendicular to each other then a dot b is equal to 0। ગુજરાતીમાં હું લખીશું ભાઈ કે જો a અને b પરસ્પર લંબ હોય તો a dot b is equal to 0, તો a ની વેલ્યુ લખી દો અહીંયા 2 3 -5, એની સાથે ડોટમાં b ની વેલ્યુ લખીએ P1 3 is equal to 0। ચલો પહેલા થઈ જશે અહીંયા 2 into p એટલે twice p પ્લસ 3 1 जा 3 પ્લસ -5 3 जा -15। ओके सॉरी, डॉट प्रोडक्ट समझाना भूल गए हमें। डॉट प्रोडक्ट में ये करना है, पहले का मल्टीप्लीकेशन होगा, दूसरे का और तीसरे का, बीच में आएगा प्लस। ओके, इजी है। यहाँ पे देखो क्या किया मैंने, 2 into p कर दिया, 3 1 जा 3 कर दिया, 5 3 जा 15। चलो अब एडिशन कर दे, तो 3 में से 15 गया तो कितना हो गया -12। -12 को उस तरफ ले जाएगा, +12 हो जाएगा। 2 को अगर हम डिवाइड कर दे तो हमें b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिल जाएगी 6 मिल जाएगी। ठीक है, सबसे आसान है, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट करके हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। p की जगह अगर m लिखा हो, x लिखा हो, फिर भी हमारी मेथड में कोई चेंज आएगा नहीं। चलो उसके बाद वेक्टर का लास्ट एग्जांपल है कि पार्टिकल मूव्स फ्रॉम द पॉइंट हियर टू द पॉइंट, दूसरा वेक्टर है, अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, 3 फोर्सेस दिए गए हैं, देन फाइंड टोटल वर्क डन। ગુજરાતીમાં એવું આવે કે અચળ બળોની અસર હેઠળ, તો બળો પછી આપણને આ 3 વેલ્યુ લખી હશે, બળોને ફોર્સ કહેવાય એવું તો આપણને ખબર છે। એક કણ અહીંયાથી અહીંયા સુધી ટ્રાવેલ કરે એટલે આપણને અહીંયા બે વેક્ટર બી આપેલા છે, તો આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે થયેલું કાર્ય। સૌથી ઇઝી એક્ઝામ્પલ છે ભાઈ, 4 માર્કમાં પૂછાય છે, બહુ જ ઇઝી છે। જરા દેખો કેવું કરવાનું છે। અહીંયા જે ફોર્સિસ मतलब फोर्सिस જે આપણને આપેલા હોય
ने अपने F1 F2 F3 में आपी देवानुं। ओके, हिंदी में आपको बताऊं तो यहाँ पे जो तीन फोर्सेस दिए गए हैं उसको हमें F1 F2 F3 नाम दे देने हैं। चलो देखो यहाँ पे F1 क्या दिया गया है, तो F1 में है I माइनस ए प्लस के, तो 1 माइनस 1 1। F2 भी लिख दूं तो F2 में दिया गया है 1 1 माइनस 3, ठीक है, कोऑर्डिनेट में ही लिखना है। F3 में दिया गया है 4 5 माइनस 6। चलो हमें टोटल अगर फोर्स फाइंड करना हो, टोटल फोर्स यानी कि F फाइंड करना हो, तो क्या करना है, तीनों का एडिशन, F1 प्लस F2 प्लस F3। चलो तीनों फोर्स ऊपर से मैं लिख दूं, 1 माइनस 1 1 प्लस 1 1 माइनस 3 प्लस 4 5 माइनस 6। चलो हम एडिशन कर ले, पहले का एडिशन हो जाएगा 6 माइनस 1 प्लस 5 यानी हो जाएगा 5, 1 प्लस माइनस 3 माइनस 6 हो जाएगा हमारा माइनस 8। तो ये हमें मिल गई वैल्यू F की। चलो उसके बाद क्या दिया गया है दूसरा, कि अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम हियर टू द पॉइंट हियर, बराबर। गुजराती में એવું કહેશે કે આ અચળ બળોની અસર હેઠળ એક કણ અહીંયાથી અહીંયા સુધી ટ્રાવેલ કરે છે। આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું શું છે, કાર્ય ફાઇન્ડ કરવાનું। જરા દેખો, કાર્યને આપણે W કહીએ છીએ ભાઈ, વર્ક જે છે એને કહેવાય ઇંગ્લિશ સોરી કાર્યને શું કહેવાય, વર્ક કહેવાય। એની ફોર્મ્યુલા છે F डॉट D, यानी कि F और D का डॉट प्रोडक्ट। तो F तो हमें मिल गया, दूसरा फाइंड करना है D यानी कि डिस्प्लेसमेंट, गुजराती में स्थानांतर। तो અહીંયા હું લખું स्थानांतर यानी कि डिस्प्लेसमेंट। D इज इक्वल टू क्या करना है, सिंपली आपको याद रखना है फोर्सेस के अलावा जो दो वेक्टर दिए गए हो उन दोनों का सबट्रैक्टर, लेकिन दूसरे में से पहले को बात करना है। क्या करना है, दूसरे में से पहले को, यानी कि ગુજરાતીમાં બે જે સદિશ આપેલા હોય એમાં બીજામાંથી પહેલું બાદ કરવાનું। કેમ કરવાનું એ બી અત્યારે સમજાવી દઉં, क्यों ऐसा करना है वो भी देख लेंगे। सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर दे यहाँ पे 1 3 माइनस 4 को किससे, 3 माइनस 2 1 से। ओके चलो बात कर दे यहाँ पे 1 में से 3 गया माइनस 2, 3 माइनस माइनस 2 यानी कि 5, माइनस 4 माइनस 1 यानी कि माइनस 5। तो ये हमें मिल गया क्या, D। फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख दी, F डॉट डी करना है तो F डॉट डी कर दे हम अगर, तो हमें क्या आंसर मिलेगा इधर, तो ऐसा मिलेगा कि देयरफॉर वर्क डन, थયેલું કાર્ય ગુજરાતીમાં W इज इक्वल टू F डॉट डी। चलो F की वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पे 6 5 माइनस 8, उसका डॉट प्रोडक्ट लगा दूं माइनस 2 5 माइनस 5 से। चलो पहले का मल्टीप्लीकेशन हो गया माइनस 12 सॉरी प्लस दूसरे का अगर हम कर दे सॉरी 5 इंटू 5 हो गया 25 प्लस तीसरा अगर हो गया 40। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये 25 में से 12 गया तो हो गया 13, उसमें 40 ऐड कर दिए तो 53 यूनिट्स हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा W मिल गया 53 यूनिट्स। क्या करना है, जो भी फोर्सेस दिए गए हो उनका एडिशन कर दो, टोटल फोर्स मिल जाएगा। उसके अलावा के जो दो वेक्टर है उसमें दूसरा में से पहला बात करना है तो आपको मिल जाएगा D, और उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर आप कर लो तो आपको मिल जाएगा वर्क डन यानी कि कार्य मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरे में से पहला क्यों बात किया उसका मैंने एग्जांपल पहले भी बताया, दूसरी बार बता दूं कि अगर हम बाइक लेके यहां से दूसरी जगह जाते हैं और हमारा स्पीडोमीटर अभी 10,000 किलोमीटर बता रहा हो, कहीं जाने के बाद वो 10,050 हो जाए तो हमने 50 किलोमीटर ट्रैवल किया, और वो हम कैसे फाइंड करते हैं, तो जो हमारा फाइनल स्टेज है उसमें से इनिशियल हम बात करते हैं। ठीक है, दूसरे में से पहला बात करना होता है। तो यहीं पे भी ऐसा है कि एक पार्टिकल यहां से वहां जाता है तो वो जो दूसरा पॉइंट है उसमें से पहला हमें बात करना है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट में है वो दूसरा वेक्टर में से ही पहला वेक्टर सबट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 3। उसके बाद हम देखते हैं चैप्टर नंबर 4 के आईएमपी एग्जाम्पल। तो चैप्टर नंबर 4 ની અંદર પહેલો એક્ઝામ્પલ અહીંયા લખેલો છે, for what value of k the lines x plus 2y minus 8 and kx minus y is equal to 1 parallel and perpendicular। तो यहाँ पे जो पहला एग्जांपल है उसमें दिया गया है हमें कि दो लाइंस की इक्वेशन दी गई है और उसमें अननोन वैल्यू है हमारी पास k, उसकी कौन सी वैल्यू के लिए ये दोनों लाइंस पहले पार्ट्स में हमें पैरेलल बतानी है और दूसरे में परपेंडिकुलर बतानी है। ગુજરાતીમાં એવું છે કે રેખાના બે સમીકરણો આપેલા છે અને એક અજ્ઞાત કિંમત છે k આપણે જે શોધવાની છે એ k ની કઈ કિંમત માટે બંને રેખાઓ પરસ્પર સમાંતર થશે અને લંબ થશે એ આપણે શોધવાનું છે। ઓકે ચલો, તો એક વસ્તુ યાદ રાખવાની હતી કે બે રેખાઓ જો પરસ્પર સમાંતર હોય તો બંનેના ઢાળ સરખા આવે અને બંને પરસ્પર લંબ હોય
तो બંનેના ઢાળનો ગુણાકાર થાય -1। इंग्लिश मीडियम के लिए बताऊं तो अगर दो रेखाएं परस्पर, यहाँ सॉरी इंग्लिश में बोलता हूं कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन द स्लोप ऑफ देयर लाइन्स आर इक्वल। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं साइड पे तो M1 M2 अगर सेम रह जाए यानी कि दोनों का स्लोप इक्वल आए तो दोनों लाइंस कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। और अगर दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 हो जाएगा तो वो दोनों लाइंस हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हमें दो केस दिए गए हैं। तो पहले केस के लिए हम दोनों का स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो स्लोप की वैल्यू और स्लोप की फॉर्मूला भी आपको दिखा दूं एक बार। तो सबसे पहले पहली लाइन दी गई है फॉर x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो એવું લખીશું કે રેખા x પ્લસ 2y માઇનસ 8 માટે સ્લોપ એટલે કે ઢાળ m1 બરાબર એની ફોર્મ્યુલા છે -a अपॉन b। तो a ની વેલ્યુ એટલે પહેલાનો સહગુણક જે લેવાનો આપણે 1, b ની વેલ્યુ એટલે y નો સહગુણક જે આપેલો છે -2। तो કેટલો આવી ગયો m1 આવી ગયો આપણું -1 अपॉन 2। चलो उसके बाद दूसरी जो हमारी लाइन दी गई है उसका भी हम स्लोप फाइंड कर दे। तो फॉर kx माइनस वाई इज इक्वल टू 1। चलो उसका स्लोप फाइंड करते हैं, उसको m2 नाम देते हैं। तो उसकी फॉर्मूला भी -a/b ही लगेगी। a यानी x का कोएफिशिएंट, b यानी y का कोएफिशिएंट। गुजराती में a એટલે x નો સહગુણક લેવાનો, b એટલે y નો સહગુણક લેવાનો। ઓકે, તો માઇનસ અહીંયા x જોડે k ગુણાયેલો છે એટલે k अपॉन y जोड़े અહીંયા કશું नहीं એટલે -1। तो y के साथ कुछ भी यहाँ पे लिखा नहीं दिया तो वो हो जाएगा -1। तो माइनस माइनस तो कट हो गया। तो यानी m2 की वैल्यू कितनी हो गई, k/1, यानी हम k लिख सकते हैं। तो पहला जो केस दिया गया है जिसमें हमें बताना है कि दोनों लाइन कैसी होगी, एक दूसरे के साथ पैरेलल। तो पैरेलल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि दोनों का स्लोप कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो पहले लिख दे कि फॉर लाइन्स आर पैरेलल, ऐसा लिखता हूं, फॉर लाइन्स आर पैरेलल। तो पैरेलल लाइन्स के लिए क्या हो गया, m1 इज इक्वल टू m2। देयरफॉर m1 की वैल्यू हमने क्या निकाली है इधर -1/2 और m2 की वैल्यू क्या आ गई है, k आ गई है। तो ये हमारा आंसर ही हो गया ना भाई, k की वैल्यू भी मिल गई, कितनी हो गई -1/2। और दूसरा जो केस है यहाँ पे साइड में लिखता हूं कि फॉर लाइन्स आर परपेंडिकुलर। गुजराती में आવું લખીશું ભાઈ, લાઇન્સ આર પરપેન્ડિક્યુલર એટલે રેખાઓ લંબ હોય ત્યારે શું લખવાનું છે, m1 m2 બરાબર -1 લખવાનું। તો m1 ની વેલ્યુ લગાવી દો -1/2, m2 ની વેલ્યુ લગાવી દો k इज इक्वल टू કેટલા -1। तो माइनस माइनस तो दोनों तरफ से कट हो जाएगा और ये 1 1 भी निकल गया। 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, वो ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सॉरी। तो ये पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों के लिए हमने k की वैल्यू फाइंड कर दी। तो ऐसा एग्जांपल अगर जो आएगा तो एग्जाम में वो 4 मार्क के लिए आएगा। और अगर पैरेलल या परपेंडिकुलर दोनों में से एक ही पूछा गया हो तो वो आपको 3 मार्क में आएगा। और फिर से एक बार बता दूं, चैप्टर 1 से लेकर 5 तक सभी मैंने करवा दिए हैं और उन सभी चैप्टरों के एमसीक्यू भी मैंने अपलोड कर दिए। ठीक है, तो एमसीक्यू के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और जिसने एमसीक्यू पे नहीं देखे तो सबसे पहले वो भी देख लेना, क्योंकि 14 मार्क के एमसीक्यू आपके एग्जाम में आएंगे। ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे और आराम से आपके 14 मार्क्स कवर कर देंगे। ठीक है, तो सभी चैप्टर के मैंने आईएमपी एमसीक्यू ही करवाए हैं और उतने अगर आप करके जाएंगे कि आपके आराम के 10 मार्क तो आपके स्कोर ही हो जाएंगे। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं एग्जांपल नंबर 2, जिसमें दिया गया है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 2 एंड व्हिच इज पैरेलल टू 2x - 3y + 1 = 0। ठीक है, ગુજરાતીમાં એવું છે કે બિંદુ 1 2 માંથી પસાર થતી અને 2x - 3y + 1 = ને સમાંતર રેખાનું સમીકરણ શોધો। ओके, तो हमें जो फाइंड करनी है वो लाइन है पैरेलल इसके साथ। मतलब कि इसका जो स्लोप होगा वो हमारी लाइन का स्लोप दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि लाइन पैरेलल है एक दूसरे के साथ। और कौन से पॉइंट में से पास करनी है, हमें 1 2 में से पास करनी है। ठीक है, चलो बुक में जो तरह से ये दिया गया है उस तरह से भी आपको मैं बता दूं। और वो अगर समझ में ना आए तो मैंने जो पहले ये चैप्टर कराया है उसमें दूसरी एक मेथड से करवाया। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं बुक की मेथड से ट्राई करता हूँ आपको समझाने का, और अगर वो समझ में आ जाएगा तो उस तरह से आपको करना है। ना समझ में आए तो वीडियो जाके देख लेना, चैप्टर नंबर 4 का आई थिंक टाइप नंबर 4 है, उस पर मैंने एक दूसरी मेथड अप्लाई करी, ठीक है। और दोनों में से आपको जो भी इजी लगे आपको उस तरह से करना है, दोनों में पूरे मार्क्स से आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे जो लाइन फाइंड करनी है वो पैरेलल है इसके साथ, तो हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि एज्यूम दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या लिखना है, ये जो लाइन है उसका स्लोप और हमारी लाइन का स्लोप कैसा है, सेम है, यानी कि x और y के कोएफिशिएंट सेम ही लिखने हैं, सिर्फ ये मतलब कांस्टेंट है उसकी जगह हमें लिख लेना है k। और यहाँ पे कारण भी बताना है, बिकॉज द लाइन इज पैरेलल टू, गुजराती में भी અત્યારે સમજાવું છું ભાઈ, पैरेलल टू 2x minus 3y plus 1 is equal to 0। ચાલો ગુજરાતીમાં એવું લખીશું કે ધારો કે માંગેલ રેખાનું સમીકરણ છે 2x minus 3y plus k બરાબર 0। અને આવું કેમ લીધું, કારણ કે આપણી જે માંગેલી રેખા છે 2x minus 3y plus 1 is equal to કેવી છે, એને સમાંતર આપેલી છે, એનો મતલબ xy ના સહગુણોમાં કોઈ ચેન્જ ના આવે, ખાલી કોન્સ્ટન્ટ કિંમત બદલાય। પછી બીજી વસ્તુ આપેલી છે કે ધ લાઇન ઇઝ પાસિંગ થ્રુ ધ પોઈન્ટ 1 2, એટલે કયા બિંદુમાંથી પસાર થાય છે, કે 1 2 બિંદુમાંથી પસાર થાય છે, તો હિયર the line is passing through which point 1 2। ચલો બીજી વસ્તુ આપી કે રેખા જે છે બિંદુ 1 2 માંથી પસાર થાય છે, તો આપણે આ જે ઇક્વેશન લીધું છે એમાં x ની જગ્યાએ 1 ને y ની જગ્યાએ 2 મૂકી શકીએ, તો તેથી 2 into 1 minus 3 into 2 plus k is equal to 0। ओके चलो 2 1 जा 2 થઈ ગયું, 3 जा 6 plus 4 is equal to plus k is equal to 0। 2 minus 6 એટલે minus 4 plus k is equal to 0। minus 4 ને પેલી બાજુ લઈ જઈએ એટલે k બરાબર કેવા આવી જાય, plus 4 આવી જાય। તો આ k ની વેલ્યુ આ બાજુ મૂકી દઈએ, તો therefore the required equation of line is which 2x minus 3y કે ની જગ્યાએ plus 4 લખવાના is equal to 0। આ માંગેલ રેખાનું સમીકરણ શું આવી ગયું, 2x minus 3y plus 4 બરાબર 0, કારણ કે k ની વેલ્યુ આમાં જે મૂકવાની હતી કેટલી આવી આપણી 4 આવી, બરાબર। તો આ રીતે બી દાખલો ગણાય, મેં આની પહેલા જે મેથડ શીખવાડી હતી થોડી અલગ છે, તમે એ રીતે ગણો તો બી તમને પૂરા માર્ક્સ મળે। બીજી વાત કે અહીંયા મેં પેરેલલ માટેનો દાખલો કરાયો તમને, મતલબ સમાંતર માટે કરાયો, તો સેમ દાખલો આવો લંબ માટે બી થઈ જાય, तो ये भी तमने सीखवाड़ेलू है, तो ये भी एक होमवर्क में आपी ट्राई करवा माटे, ये भी तमारे गणवा। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि लाइन अगर पैरेलल हो तो इस तरह से हमें करना है, तो परपेंडिकुलर के लिए भी सेम इसी तरह से ही करना है। तो होमवर्क में आपको दूंगा, आपको उसमें परपेंडिकुलर के करना है, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं, हमें फाइंड करना है सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ગુજરાતીમાં ભાઈ કેન્દ્ર અને ત્રિજ્યા શોધવાનું છે વર્તુળનું, તો આવી જે છે ચેપ્ટર નંબર 4 ની ટાઈપ છે, આમાં વર્તુળને આધારિત છે દાખલો। तो सबसे पहले क्या करना है हमें इधर, तो जो इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है उसे सर्कल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ हमें कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो भी देख ले यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखना है कंपेयरिंग जो इक्वेशन दिया गया है वो लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। सर्कल का अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन रहता है तो वो यही रहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसके साथ अगर हम इसे कंपेयर करते हैं એટલે આને આની જોડે સરખાઈએ આપણે, तो भाई देखो जरा અહીંયા 2gx છે તો અહીંયા શું છે -2x। પહેલા તો x स्क्वायर y स्क्वायर છે એટલે એ તો વાંધો નથી, પણ અહીંયા 2gx છે તો અહીંયા -2x છે, તો આપણે આવું લખી શકીએ કે देखो जरा 2 2 આવી ગયા બંને જગ્યાએ, x બી આવી ગયા, તો અહીંયા g છે તો અહીંયા એની જગ્યાએ શું છે તો ખાલી -1 છે। ઓકે ચલો એક સ્ટેપ ડાયરેક્ટ બી ના કરું, તો મેં તમને એ રીતે શીખવાડું કે x જ સમજો ખાલી કે x તો કોમન છે પણ અહીંયા 2g છે અને અહીંયા શું છે તો કે -2। ચાલો એટલે 2 2 બી ઉડાડી દઈએ તો g ની વેલ્યુ મળી જાય કેટલી -1। ચલો સેમ રીતે f ની વાત કરીએ, હિયર y તો 2f ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા આવશે, અહીંયા 4 આવી હશે। ચલો એને આપણે 2 થી ડિવાઈડ કરી દઈએ એટલે 2 2 4। ઓકે ચલો f ની વેલ્યુ 2 મળી ગઈ
અને c માટે અહીંયા 1 છે, અહીંયા c છે, એટલે c ની વેલ્યુ તો ડાયરેક્ટ મળી ગઈ. તો આપણે શોધવાના અહીંયા g, f ને c. We have to find the value of g, f and c. Then the equation of center and radius. चलो फॉर्मूला देख लेते हैं उसकी क्या है. तो नाउ સેન્ટર એટલે કે કેન્દ્ર ગુજરાતીમાં, બરાબર, એનું સૂત્ર કેવું છે ભાઈ, ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ સી એન્ડ માઇનસ એફ. ઓકે, ચલો માઇનસ સી તો જી ની વેલ્યુ હતી -1 અને એફ ની વેલ્યુ -2. ઓકે, ચલો માઇનસ માઇનસ +1 થઈ ગયા અને આ તો -2, તો 1 -2 એ આપણો આન્સર છે કોનો, સેન્ટરનો એટલે કે કેન્દ્રનો. ઓકે, ચલો એના સાથે સાથે આપણે શોધવાની છે અહીંયા ત્રિજ્યા એટલે કે રેડિયસ, બરાબર. અહીંયા શોધવાની આપણે ત્રિજ્યા એટલે કે રેડિયસ. તો એની ફોર્મ્યુલા છે √g² + f² - c. બધી વેલ્યુ આપણી પાસે છે. g એટલે -1² f એટલે 2² c ની વેલ્યુ 1. ઓકે, ચલો -1² 1 થઈ જાય, 2² 4 અને આ -1 બંને કટ, 4 નું સ્ક્વેર રૂટ કરો 2 થઈ જાય. તો રેડિયસ નો આન્સર એટલે કે ત્રિજ્યાનો આન્સર બી કેટલો આવી ગયો ભાઈ, 2 આવી ગયો. તો આપણે કેન્દ્ર અને ત્રિજ્યા બંને વસ્તુ એટલે કે સેન્ટર ને રેડિયસ બંને ફાઇન્ડ કરી લીધી. કેવી રીતે? તો સૌથી પહેલા g, f ને c ફાઇન્ડ કર્યા. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ we have to find the value of g, f and c, and then the formula of center is equal to -c and -f. So we have to put the value of g and f into the formula, and the same as the formula of radius is equal to √g² + f² - c. Therefore we have to put the value of g, f, c in this. क्लियर? तो इसी तरह से हमें सेंटर और रेडियस फाइंड करना है. चलो उसके बाद देखते हैं एग्जांपल, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट ऑफ सर्कल. चलो ये चैप्टर जब मैंने करवाया था तब भी मैंने बताया था कि ये जो टाइप है वो कंपलसरी एग्जाम में आने वाली है. 4 मार्क का ये एग्जाम्पल है. आपको बहुत ही आसानी से करना है. 2 फॉर्मूला सिर्फ याद रखनी है, और जैसे हमने आगे जो इक्वेशन था उसे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया और हमने जी, एफ और सी की वैल्यू फाइंड की. तो सबसे पहला स्टेप हमें यही करना है. ठीक है, तो सबसे पहला यही लिखेंगे हम, कंपेयरिंग जो इक्वेशन दिया है उसे कंपेयर करते हैं किसके साथ, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ. तो x² + y² - 4x + 2y + 3 = 0 to x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0. Therefore देखो जरा यहाँ 2g और यहाँ पे -4, तो 2g = -4. ओके, 2f की जगह यहाँ पे है सिर्फ 2 और c की जगह है 3. तो c तो मिल गया यहाँ पे, 2 से डिवाइड कर दो तो g भी मिल गया यहाँ पे, और 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ f की वैल्यू मिल गई 1. तो g, f, c तीनों की वैल्यू हमें मिल गई है. अब हमें यहाँ फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ગુજરાતીમાં સ્પર્શક અને અભિલંબનું સમીકરણ શોધવાનું છે. તો सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करते हैं. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ओके, यहाँ पे लिखता हूं मैं ऐसे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल એટલે કે નોર્મલ એટલે ભાઈ એને અભિલંબ કહેવાય. ચલો ઠીક છે, અહીંયા લખી દઉં છું અભિલંબ. તો અભિલંબના સમીકરણનું સૂત્ર કયું સૂત્ર હતું, તો કે x - x1 / x1 + g is equal to y - y1 / y1 + f. तो ये हमें फॉर्मूला है जो याद रखनी है. इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे. अब इक्वेशन है इसलिए x और y को इसी तरह रखना है. x1 और gf की वैल्यू रखनी है. ओके, चलो x1 y को उनको दिखाना भूल गए. यहाँ पे जो हमें पॉइंट दिया गया होता है वो होता है x1 और y1. ठीक है, यहाँ पे एक लाइन में ऐड कर देता हूँ पॉइंट, એટલે કે બિંદુ જે આપેલું છે x1 y1 = 1 - 2. देखो जरा आप क्या करेंगे, x - x1 की जगह लिखना है 1, नीचे भी यहाँ x1 की जगह 1 प्लस g की वैल्यू कितनी आई थी भाई, -2. ओके, चलो y - y1 की जगह लिखना है -2 अपॉन y1 की जगह फिर से लिखना है -2 प्लस f की जगह क्या लिखना है, 1 लिखना है. चलो ठीक है, ऊपर x - 1 एज इट इज, 1 - 2 यानी -1, ऊपर माइनस माइनस +2 हो जाएगा, नीचे -2 + 1 यानी कि -1. ये दोनों सेम है इसलिए कट हो गए. तो क्या रहेगा यहाँ पे, x - 1 = y + 2. इन दोनों को उठाकर इस तरफ ले आओ तो साइन चेंज हो जाएगी. x - 1 एज इट इज प्लस y हो गया -y, प्लस 2 हो गया -2. तो -1 -2 मिलाकर हो जाएगा -3. तो ये हमारा आंसर है x - y -3 = 0, जो कि है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यानी कि अभिलंबનું સમીકરણ છે. ક્લિયર થઈ ગયું?
તો આ પહેલી ટાઈપ હતી, મતલબ સોરી પહેલું સ્ટેપ હતું કે જેમાં इक्वेशन ऑफ नॉर्मल એટલે કે અભિલંબનું સમીકરણ આપણે શોધવાનું હતું. ओके चलो, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है. चलो ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं हम. तो यहाँ पे दूसरा नंबर लगाता हूं और लिखता हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी कि अभिलंब गुजरातीમાં સ્પર્શકનું સમીકરણ. સોરી, અભિલંબ તો કરી દીધું આપણે, સ્પર્શકનું સમીકરણ. उसकी फॉर्मूला हम देखते हैं. तो उसकी फॉर्मूला इस तरह से है, क्या थी फॉर्मूला उसकी, x(x1) प्लस y(y1) प्लस x-x1 इंटू z प्लस y-y1 इंटू f प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है, थोड़ी लंबी है फॉर्मूला, आपको याद रखनी है. याद ना रहे तो 2-3 बार एक जगह पे लिख दो, फिर याद कर लो, क्योंकि 4 मार्क्स में ये एग्जाम्पल आने ही वाला है, तो करना जरूरी है. चलो यहाँ पे भी देखो x1 y1 और g f c की वैल्यू यहाँ पे रखनी है. तो जैसे हमने आगे लिखी है वैल्यू, फिर से एक बार लिख दूं. ये हमारा पॉइंट था x1 y1, g की वैल्यू हमारी आई थिंक -2 थी, f की भी वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3 थी. एक बार देख लेते हैं. g की -2 1 3, ओके वो भी हो गया. पॉइंट हमारा 1 -2 था. ओके चलो, यहाँ पे अब वैल्यू पुट करते हैं. x के साथ लिखना है x1, तो x के साथ हो जाएगा 1 प्लस y के साथ लिखना है -2 प्लस x माइनस x1 है तो x1 की वैल्यू 1, उसके साथ g लगाना है -2 हमारा, प्लस y माइनस y1 की वैल्यू है -2, उसके साथ लगाना है f की वैल्यू 1 प्लस c की जगह लगा दो 3 इज इक्वल टू 0. चलो सबसे पहले 1 को x से मल्टीप्लाई कर दो, x हो जाए, ये हो जाएगा -2y. अब यहाँ पे देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है बराबर. अब બંને પદનો ગુણાકાર કરવાનો, તો શું કરવાનું, પહેલા -2 ને બંને વડે ગુણી નાખવાનો. ओके, -2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. सेम इसी तरह से यहाँ 1 से भी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो -2 x से मल्टीप्लाई हो गए हो जाएगा -2x और -2 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए हो जाएगा +2. ठीक है, चलो 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो एज इट इज आएगा, लेकिन ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा और ये 3 एज इट इज इक्वल टू 0. सबको मिला दे अगर, तो यहाँ पे x और -2x मिलके हो जाएगा -x और ये -2y प्लस y मिला के हो जाएगा -y. ओके चलो, ये 2 + 2 यानी 4 + 3 यानी कि +7 इज इक्वल टू 0. इन दोनों की साइन माइनस है तो इन सबको उस तरफ ले जाएंगे, तो ये -x प्लस x हो जाएगा, -y प्लस y हो जाएगा और +7 हो जाएगा -7. तो ये हमारा आंसर है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी कि स्पर्शकનું સમીકરણ છે બરાબર. તો બંને ભેગું થઈને શોધવાનો 4 માર્કનો દાખલો છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અને કહું છું એક્ઝામમાં આ વખતે તમારે પૂછવાનો છે. ठीक है, ये एग्जाम्पल आने ही वाला है, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है. दोनों फॉर्मूला आपको याद भी कर लेनी है. चलो उसके बाद देखते हैं. ओके चलो, चैप्टर नंबर 5 में आ गए. अब चैप्टर नंबर 5 के आई थिंक यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, अभी रिसेंटली आपको करवाया है. ये जो पहली टाइप है वो फैक्टराइजेशन, गुजरातीમાં અવયવીકરણ पर आधारित છે. तो बहुपदीના ભાગાકાર કરવાના એની રીત શીખવાડેલી હતી તમને कि हाउ टू फैक्टर द पोलिनोमियल, वो आपको सिखाया था, वो फिर एक बार यहाँ पे दिखा देता हूं. तो यहाँ पे लिमिट हमारी x की दी गई है 2 और ये जो x की वैल्यू हमें दी गई है 2, अगर मैं डिनोमिनेटर में यहाँ पे लगाऊं तो देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 2 गया 0. तो हमारा डिनोमिनेटर यानी कि हमारा जो छेद है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. तो छेद 0 था तो इनफाइनाइट जवाब आवे वो खबर है आपने. ठीक है, तो 0 अगर आता है डिनोमिनेटर में तो वो इनफाइनाइट आंसर देता है हमें. तो हमें क्या करना है, इसे फैक्टर निकाल है, उसके 2 फैक्टर निकाल में है, जिसका एक फैक्टर हमारा हो जाएगा x-2. अब वो कैसे, वो भी दिखा दूं. तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी गई है, और अगर ये 2 को हम उस तरफ ले आए तो x-2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. मतलब कि हमारा जो x-2 एक फैक्टर ऐसा है कि जिसकी वजह से डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है. ठीक है, तो यहां से हमें x-2 को रिमूव करना होगा, और वो कैसे होगा, तो अगर ऊपर भी हमारे पास क्या होगा, x-2 होगा तब. यानी कि हमें ऊपर और नीचे दोनों पोलिनोमियल को डिवाइड करना है, किससे, x-2 से. ગુજરાતીમાં કહી દઉં કે આપણો જે છેદ છે એ 0 થાય છે x-2 ના લીધે. તો x-2 મારે ઉડાવવા પડે, અને ક્યારે ઉડે તો કે ઉપર નીચે બંને જગ્યા હોય ત્યારે. तो આપણે આ બંને જે બહુપદી છે એને ભાગી નાખવાની x-2 વડે. चलो उसके फैक्टर निकाले, मैंने आपको सिखाए थे. क्या करना है, ऊपर नीचे दोनों जो पोलिनोमियल है उसके कोएफिशिएंट आपको लिख देना है. जैसे x³ के साथ यहाँ पे 1 है,
एक्स स्क्वायर साथ -2 है, ठीक है, एक्स के साथ 1 है और कांस्टेंट टर्म हमारी है -2। नीचे एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे 1 है, एक्स के साथ कुछ नहीं, लेकिन -1 हो गया है और ये हो गया -2। फिर यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू क्या दी गई थी, 2 दी गई थी यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 देख देना है आपको दोनों जगह पे, ठीक है। चलो पहले ऊपर फैक्टर निकालते हैं, यहाँ पे 0 लिखना है कंपलसरी, फिर इन दोनों का एडिशन यहाँ लिख दो, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके उन दोनों का एडिशन यहाँ लिख दो, फिर एक बार इन दोनों का एडिशन करके यहाँ लिखो, फिर से इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ लिखो, इन दोनों का एडिशन यहाँ और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ, लास्ट में आपका 0 हो ही जाएगा। फिर से एक बार यहाँ कंपलसरी 0 लिखना है, इन दोनों का एडिशन लिख दो, फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर से एडिशन, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर से एडिशन, लास्ट में आपको 0 होना कंपलसरी है। फिर एक बार यहाँ पे समझा दो, यहाँ 0 लिख दो, 1 + 0 यानी 1, 2 1 जा 2 हो गया, -1 + 2 हो गया 1, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2, फिर से यहाँ पे हो गया 0। ये 0 जो हमारा है वो कोसेंट है, मतलब गुजराती में शेष कहे આપણે 0 आई है। ओके चलो, अब क्या है कि जो टर्म था वो x³ वाला था और हमने एक x से डिवाइड कर दिया, यानी कि ये जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, x² का कोएफिशिएंट है, यानी x² साथ 1 है, उसके बाद x आता है तो x वाली टर्म तो है ही नहीं, उसके बाद आता है कांस्टेंट टर्म, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, +1 हो गया। चलो ठीक है, नीचे क्या थी, x² वाली पोलिनोमियल थी, हमने एक x से डिवाइड किया, यानी ये जो है वो x का कोएफिशिएंट है, वो जो कि आप दिया गया है 1, और उसके बाजू में हमारी है कांस्टेंट टर्म। चलो ये दोनों कट हो गया। अब अगर हम चेक करें कि x की वैल्यू यहाँ पे मैं अगर 2 पुट करता हूं तो 2 + 1 यानी कि हमारा डिनोमिनेटर 0 होता नहीं है, तो सिंपली हमें पहले यही टर्म में लिख देता हूं एज इट इज, उसके बाद हमें वैल्यू पुट करनी है, तो ये रहेगा x² + 1 / x + 1। अब जब मैं यहाँ x की वैल्यू पुट करता हूं तो मुझे लिमिट नहीं लिखना है, ठीक है, तो x की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे 2² + 1 / 2 + 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4 + 1 यानी कि 5 / 2 + 1 3 हो गया, ठीक है। तो ये था एग्जांपल जो फैक्टराइजेशन बेस पे था और ये 4 मार्क्स में आएगा ही आएगा, तो इसका वीडियो भी देख लेना। सबसे पहली टाइम मैंने यही सिखवाई थी चैप्टर 5 के अंदर, और 2-3 एग्जांपल आपको होमवर्क में दूंगा ये करने के लिए, जो आपको कर को टेलीग्राम करने के बाद टेलीग्राम के उसको फोटो भेजनी है। चलो ठीक है, उसके बाद का है 23 जिसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट दिया गया है। ये टाइप आई थिंक मैंने चैप्टर में नहीं करवाई है, लेकिन इजी है, यहाँ पे रिवीजन में आप देख लो तो आपको आ जाएगी, क्योंकि लगता है मुझे इस बार एग्जाम में ये आने वाली है, ठीक है। तो क्या है, लिमिट n की इनफाइनाइट दी गई है और हमें ऊपर नीचे दोनों पोलिनोमियल है। अब ये इनफाइनाइट वाले सबसे इजी है, क्या करना है, ऊपर नीचे में से जो भी मैक्सिमम पावर है उसे हमें कॉमन निकालना है। गुजराती में कही दो भाई, અહીંયા એની લિમિટ ઇન્ફાઇનાઇટ આપેલી, તો ઉપર નીચે જે भी बहुपदी હોય એમાં સૌથી મોટી ઘાત હોય એને આપણે કોમન કાઢ લેવાની। तो देखो जरा क्या लिखेंगे इधर कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। चलो ऊपर में से सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो कि n³ है, तो हमने n³ कॉमन निकाल दिया, तो पहले में तो रह गया 4 माइनस, अब इसमें तो n³ था ही नहीं, सिर्फ क्या था, n² था, तो n² को n³ बनाने के लिए एक n की हमें जरूरत पड़ी, तो एक n तो हमने ले ही लिया, तो अब ये वाली टर्म क्या हो गई, n से डिवाइड हो गई, और यहाँ पे तो एक ही बार n था तो फिर 2 से डिवाइड होगा, और यहाँ पे तो था ही नहीं, सॉरी माइनस में है वो, यहाँ पे तो था ही नहीं, तो वो हो गया n³ से ही डिवाइड। चलो सिंपली नीचे भी वही करेंगे हम, नीचे में से भी n³ ही कॉमन निकल रहा है भाई, तो पहले में रह गया 8, यहाँ पे एक बार n से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 बार n से डिवाइड करना पड़ेगा, और तीसरे में तो 3 बार n से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये n³ कट हो गया। अब n की लिमिट इनफाइनाइट आ गई। अब इससे पहले ही मैंने बताया कि कोई भी नंबर के नीचे अगर 0 हो तो वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो उसी तरह से अगर ये इनफाइनाइट यहां आ जाएगा तो किसी के भी नीचे इनफाइनाइट हो तो वो क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी इनफाइनाइट, यहाँ पे भी इनफाइनाइट, यहाँ पे भी इनफाइनाइट, क्योंकि n की लिमिट भी तो इनफाइनाइट है। तो ये जो 3 टर्म ऊपर नीचे है वो क्या हो गई, 0 हो गई। तो क्या रह गया भाई, ऊपर रह गया 4 और नीचे क्या रह गया यहाँ पे 8, तो दोनों को कट कर दो तो क्या आंसर आ जाएगा अपना 1/2, ठीक है। तो सबसे इजी बात है, इसमें याद रखनी है सिर्फ के ऊपर और नीचे में जो भी मैक्सिमम पावर हो वो हमें कॉमन निकाल देनी है, उसको कट कर दो, तो जिसके भी नीचे n रह जाएगा वो सभी टर्म 0 हो जाएगी हमारी, तो 4/8 यानी कि 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखते हैं यहाँ पे,
दो एग्जांपल लिखे हैं, दोनों सेम मेथड के हैं, सिर्फ दो फॉर्मूला याद रखनी है। इसमें जो फॉर्मूला लगती है हमारी, यहाँ पे लिख देता हूं, फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 e रेस टू x माइनस 1 ओपन x होता है तो उसका आंसर 1 आता है। और इसमें भी वही फॉर्मूला है, लिमिट x टेंस टू 0 a रेस टू x माइनस 1 ओपन x रहता है तो उसका आंसर आता है log a बेस e। ठीक है, ये जब मैंने सिखाया था तो मैंने यही कहा था आपको कि इन तीन जगह पे सेम कीमत होनी चाहिए। तो यहाँ पे तीन जगह पे सेम कीमत हमारी हो तो यहाँ पे आंसर 1 आएगा और यहाँ पे आएगा log a बेस e। तो ये एग्जांपल में देखो जरा, लिमिट x टेंस टू हमें 0 दिया गया है, e रेस टू 3x है माइनस 1 ओपन x है। तो भाई यहाँ पे 3x है तो मुझे यहाँ 3 चाहिए, तो 3 हम एक्स्ट्रा लाए हैं तो उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। x की वैल्यू 0 हो और इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो भी 0 ही होगी, तो यहाँ तीन जगह अब सेम हो गया तो उसका आंसर हो जाएगा 1। और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर कितना आएगा, 3 ही आएगा भाई। तो इसे देखो क्या दिया गया है, लिमिट x टेंस टू 0 5 रेस टू x माइनस 1 अपॉन x। तो तीन जगह तो सेम ही कीमत दी गई है, तो क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूला में यहाँ a हो अगर तो आंसर में a ही आता है, तो यहाँ पे 5 है तो आंसर में क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया log 5 बेस e। चैप्टर नंबर 5 ऐसे देखा जाए तो इजी है जब आपको सूत्र समझ में आ जाएगा तो। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर आपकी रेडी हो जाएगी तो चैप्टर नंबर 5 इजी है। तो टाइम मिले थोड़ा बहुत तो चैप्टर नंबर 5 जो अभी वीडियो मैंने अपलोड किया, आई थिंक 3 से 4 वीडियो है, वो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा और काफी सारा मतलब 10 से 12 मार्क्स के एग्जाम्पल वो आपके कवर हो जाएंगे। चलो उसके बाद में ये एग्जाम्पल है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 2/x रेस टू 2x। तो इसमें हमारी जो फॉर्मूला लगेगी वो फॉर्मूला इस तरह से है कि लिमिट दी गई हो n टेंस टू इनफाइनाइट और अंदर है 1 प्लस 1/n रेस टू n, तो उसका आंसर आता है e। यानी कि जो वैल्यू यहाँ पे हो, यहाँ पे हो और यहाँ पे हो, सभी जगह पे सेम वैल्यू हो तभी आंसर e आता है। और दूसरी बात कि यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो हम देखो जरा कैसे सेट करते हैं इसे। तो मैं इस तरह से लिखूंगा कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट दिया गया है 1 प्लस, अगर मुझे यहाँ पे 1 करना है तो 2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे x/2 लिखूंगा मैं। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास है ट्वाइस x। अब देखो यहाँ पे x/2 हो गया तो मैं यहाँ पे x/2 कर सकता हूँ, क्योंकि इनफाइनाइट को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो भी इनफाइनाइट ही रहेगा। तो यहाँ पे तो x/2 हो गया, यहाँ पे भी हो गया, और मुझे यहाँ पे x/2 करना हो तो मैं अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यहाँ तीन जगह पे मैंने x/2 कर दिया, तो उस फॉर्मूला के हिसाब से उसका आंसर क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं e लिख सकता हूँ और उसके साथ रह गया 2 × 2, यानी कि आंसर क्या हो गया यहाँ हमारा e⁻4। ठीक है, तो सिर्फ इस तरह से फॉर्मूला के हिसाब से आपको सेट ही करना है तो आपका आंसर आ ही जाएगा। चलो उसके बाद का एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि आज के वीडियो का हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, और हमने यहाँ पे 27 एग्जाम्पल कवर कर दिए हैं। तो इतने एग्जाम्पल अगर आप तैयार कर देते हो, इतनी टाइप आपकी कंफर्म हो जाती है, तो आप मैथ्स में सिर्फ पास नहीं होंगे, आपके अच्छे से मार्क आएंगे। ठीक है, आप स्कोर कर सकते हो। तो ये एग्जांपल है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट sin into 1 माइनस cos x अपॉन x क्यूब। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करती है, तो उसमें एक फॉर्मूला हमारी है, लिमिट x टेंस टू 0 sin x/x हो तो आंसर हमारा आता है 1। तो इसमें भी इन तीन जगह पे सेम वैल्यू होनी चाहिए तभी आंसर 1 आता है। तो जैसे यहाँ पे देखो sin x के नीचे x³ दिया गया है, तो मैं यहाँ पे उसे डिवाइड कर दूं, तो मैं ऐसे लिखूं कि एक बार sin x अपॉन x लिख देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 1 माइनस cos x अपॉन x², क्योंकि तो 3 बार x था ना, तो x बार हमने डिवाइड कर दिया। अब इन तीन जगह पे सेम वैल्यू हो गई तो उसका आंसर तो 1 हो गया। तो इसे हम ना लिखे तो चलेगा, तो कौन रह जाएगा अब, तो रह जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x²। अब फिर से एक बार कि फॉर्मूला हमारी साइन के लिए है, और लेकिन यहाँ पे टर्म कौन सी है, कॉस की है। तो हम एक आइडेंटिटी जानते हैं गुजराती में भाई, नित्य सम कहूं कि sin² x प्लस cos² x इक्वल टू કેટલા આવે 1 આવે, तो મારે sin² x જોઈતું હોય તો શું થઈ જાય 1 માઇનસ cos² x થઈ જાય। तो मुझे चाहिए 1 माइनस cos² x, लेकिन मेरे पास है 1 प्लस cos x, तो मैं 1 माइनस cos x, तो इसे मैं 1 प्लस cos x के मल्टीप्लाई करूं और 1 प्लस cos x से डिवाइड करूं, तो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्मूला लग जाएगी, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 माइनस cos² x। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 माइनस cos² x लिख दूंगा, नीचे x² के साथ हो जाएगा 1 प्लस cos x,
और ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी कि हमारा साइन स्क्वायर एक्स। चलो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स और नीचे भी है हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, देखो यहाँ पे साइन एक्स का भी स्क्वायर है, नीचे एक्स का भी स्क्वायर है, तो मैं इसे इस तरह से लिखूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन एक्स का भी स्क्वायर और एक्स का भी स्क्वायर, तो दोनों को मिला के होल स्क्वायर और नीचे रह गया 1 प्लस कॉस एक्स, तो इसे हम 1/1 प्लस कॉस एक्स की तरह लिख देंगे। तो फिर से ये 3 जगह पे x हो गया, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और 1 का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, और 1/1 प्लस कॉस एक्स था, तो x की वैल्यू क्या लिखनी है यहाँ पे 0। ठीक है, cos 0 1 हो जाएगा, ऊपर तो 1 ही है, तो नीचे 1 प्लस 1 यानी कितना आंसर आ गया 1/2। तो ये एग्जांपल आईएमपी है, आपको करना है, उसके लिए ये 2 फॉर्मूला आपको याद करनी है। तो आपको ये और दूसरी बात कि ये जो एग्जांपल है जो यहां से मैंने स्टार्ट किया है, जो इतना सेपरेट है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इतना एग्जांपल भी पूछा जा सकता है। मैंने ये जो टाइप करवाई थी तभी मैंने यही एग्जांपल करवाया था और ये होमवर्क में दिया था। ठीक है, तो ये दोनों आपको करने हैं, कोई भी पूछा जा सकता है। ये 3 मार्क में होगा, अगर ये पूरा आ गया तो 4 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये मेरी कोशिश थी कि आप सबको मैथमेटिक्स का फुल 1 शॉट डिवीजन करवा दूं, जिसमें सारी जो मोस्ट आईएमपी मेथड है वो कवर हो जाए। ठीक है, वीडियो में एक जगह पे थोड़ा टेक्निकल डिस्टर्बेंस आया था, तो 1-2 स्टेप मैंने मतलब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो आप वो देख लेना। और वीडियो में कहीं पे अगर भूल हो चुकी हो, मुझे लगता है ये जो टेंजन वाली हमने जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाई है उसमें माइनस की जगह प्लस आता है। हाँ, यहाँ पे जो स्पर्शकનું સમીકરણ છે એમાં અહીંયા आई थिंक प्लस आवे છે, तो एक कदाच भूल हो मारी, जो मैंने ये यहाँ पे गलती अगर कर दी हो तो वो आपके हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ठीक है, बाकी जो मैंने यहाँ पे आपके लिए थोड़ी बहुत मेहनत की है, ये पूरे जो 27 एग्जाम्पल किए हैं वो सभी मोस्ट आईएमपी है, एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, और आपको समझ में आ गया हो, आपकी अगर मदद हो चुकी हो इस वीडियो के आधार से, तो आपको मैक्सिमम शेयर करना है, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे मकसद है वो सिर्फ आपको पास करवाना नहीं है। गुजरात में जीटीयू में जो भी बच्चे डिप्लोमा इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं उन सभी को मुझे पास करवाना है। तो ये मैक्सिमम आपको पास करना है उन सभी बच्चों को जो रेगुलर में पढ़ते हो या तो फिर रेमेडियल की एग्जाम देने वाले। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, और कोई बात अगर आपको बतानी हो, ठीक है, तो वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। अगर आप पर्सनल में बात करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज भी कर दें। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ जो आपको होमवर्क में करनी है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा तुरंत टेलीग्राम चैनल पे, तो वो भी आपको तैयार करनी है। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया है और वो पीडीएफ वाला होमवर्क भी कर दिया है, तो ये मेरी गारंटी है कि आप सभी मैथ्स में पास हो ही जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपका ध्यान रखना और मैथ्स में पूरी की पूरी तैयारी करना, क्योंकि आपका जो रिजल्ट आएगा वो मेरा रिजल्ट भी माना जाएगा, क्योंकि आपने जितनी मेहनत की है उतनी मेहनत मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।